आकाश में युद्ध सी 251 अध्याय 251 नालन यानरान। मुख्य द्वार पर मीठी और कोमल हंसी हंसती चांदनी से सजी महिला को श्रृंखलाए शियाओ यान की निगाहें टकटकी लगाए खड़ी थीं। गहरे साए में ढका उसका चेहरा अचानक मुस्कुराते हुए से गंभीर हो गया। हालांकि 3 साल बीत चुके थे और दोनों में काफी बदलाव आ चुके थे, फिर भी उसे उस महिला में नालन यानरान की बिगड़ी हुई छवि साफ दिखाई दे रही थी। उसकी मुट्ठी कसकर बंद थी और उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभ रहे थे, जिससे दर्द की लहरें उठ रही थीं। शियाओ यान बिना पलक झपकाए चांद के वस्त्रधारी महिला के गुस्से और मुस्कान को घूर रहा था। उसके दिल में अचानक एक ऐसा क्रोध उमड़ पड़ा जिसे नियंत्रित करना मुश्किल था। उसने शायद पिछले 3 साल मिस्टी क्लाउड सेक्ट में आराम से बिताए थे। उसका क्या, वह अनगिनत बार मौत के मुंह से बाल बाल बचा था। शायद उसे पता नहीं था, लेकिन हर बार जब शियाओ याओ अपने कठोर प्रशिक्षण के दौरान अपनी सहनशक्ति की सीमा तक पहुंचने वाला होता था, तो वह उसके लिए अपनी मुट्ठी कसकर उसे बेरहमी से सह लेता था। शियाओ यान का शरीर थोड़ा कांप उठा। लगभग तुरंत ही शियाओ यान के शरीर के भीतर से अचानक एक प्रचंड ऊर्जा प्रवाहित हुई। शाओ यान के पीछे चल रहे हाइबो डोंग को शाओ यान की अनियंत्रित ऊर्जा का प्रवाह महसूस करके व्याकुलता का अनुभव हुआ। वह तुरंत और जल्दी से शाओ यान के पीछे धीरे से रो पड़ा। हाइबो डोंग की बर्फीली और तीखी आवाज शाओ यान के कानों तक पहुंची, जिससे उसके दिल में अचानक उमड़ी अवर्णनीय भावना धीरे धीरे शांत होने लगी। शाओ यान ने ठंडी हवा का एक गहरा घूंट लिया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। मन ही मन उसने धीरे से कहा, कितना अप्रत्याशित। सचमुच यह अप्रत्याशित था। 3 वर्षों के दौरान उसके ठीक सामने खड़ी वह खूबसूरत महिला ही उसके लिए अकेलेपन भरे कठिन प्रशिक्षण को सहन करने की प्रेरणा थी। अब जब वह अचानक उससे मिला, तो उसके भीतर उमड़ रही भावनाओं ने उसे लगभग आवेग में आकर सब कुछ भुला देने पर मजबूर कर दिया था। ये वाकई बहुत अप्रत्याशित है। याओ लाओ की शांत करने वाली हंसी भी धीरे धीरे शाओ यान के दिल में गूंजने लगी। कठिन प्रशिक्षण के दौरान पूरे समय शाओ यान के साथ रहने के कारण याओ लाओ स्वाभाविक रूप से समझती थी कि सामने बैठी महिला ने शाओ यान के दिल पर कितनी गहरी छाप छोड़ी थी। भले ही यह छाप शाओ यान के स्वाभिमान को कुचलने के बाद बनी थी, लेकिन चाहे जो भी कहा जाए, शाओ यान के दिल में इस महिला का स्थान शायद शून्य के बराबर ही था, जिसकी शाओ यान बहुत परवाह करती थी। बेशक शाओ यान की इन दोनों के प्रति भावनाएं और दृष्टिकोण बिल्कुल अलग थे। एक निश्चित दृष्टिकोण से, यदि कोई महिला किसी पुरुष को हर पल अपनी यादों में खोए रहने के लिए प्रेरित करने में सक्षम होती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने इरादों की परवाह किए बिना सफल हो गई है। काले चोगे में हाथ डालकर शियाओ यान ने बड़ी ताकत से अपना चेहरा तब तक रगड़ा जब तक कि उसके कोमल और सुंदर चेहरे पर गहरे लाल रंग की धारियां न उभर आईं। तभी शियाओ यान रुका। उसने गहरी सांसें लीं। अंत में उसने धीरे धीरे अपने भावों को संतुलित किया। उसकी निगाहों में थोड़ी ठंडक थी जब उसने नालन यानरान और उसके बगल में बैठे उस बूढ़े व्यक्ति को देखा, जिसने शियाओ यान पर बुरा प्रभाव छोड़ा था। मन ही मन उसने धीरे से पूछा, गुरुजी, क्या आप उसकी वर्तमान शक्ति का पता लगा सकते हैं? ये सुनकर याओ लाओ कुछ पल के लिए चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने जवाब दिया, नहीं कर सकता। ये शब्द सुनकर जियाओ यान का दिल अचानक बैठ गया। वह स्तब्ध रह गया और मन ही मन रोते हुए बोला, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुजी की शक्ति के बावजूद आप उसकी बुनियाद का पता नहीं लगा पाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन 3 सालों में वह डो हुआंग या उससे भी ऊंचे दर्जे की हो गई हो? ये क्या बकवास कर रहे हो? शियाओ यान को इस कदर बेहाल देखकर याओ लाओ को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने आगे कहा, यह उसकी वजह से नहीं है कि मैं उसकी असली शक्ति का पता नहीं लगा पा रहा हूँ। उसका शरीर ऊर्जा की एक परत से ढका हुआ है। यही ऊर्जा की परत मेरी आध्यात्मिक चेतना को उसकी शक्ति का पता लगाने से रोक रही है। मेरे अनुभव के आधार पर उसके पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे लोगों की ताक झांक को रोका जा सके। इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। भविष्य में जब आप उससे लड़ेंगे तो उसकी असली ताकत अपने आप सामने आ जाएगी। याओ लाओ ने दिलासा देते हुए कहा। ये सुनकर शियाओ यान ने राहत की सांस ली। उसने धीरे धीरे अपने दिल की भावनाओं को दबाया, अपना सिर घुमाया और बगल में खड़े हाइबो डोंग से धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ? हाइबो डोंग थोड़ा हैरान था। उसने अपने बगल में खड़े काले चोगे में लिपटे युवक को देखा। इस दौरान जब वे एक दूसरे को जानने लगे थे, तब पहली बार हाइबो डोंग ने शियाओ यान को इस कदर बेकाबू होते देखा था कि वह अपने शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। कुछ नहीं। जियाओ यान ने स्पष्ट रूप से अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और महसूस किया कि हॉल के अंदर कई स्तब्ध निगाहें उस पर टिकी हुई थीं, क्योंकि उसने कुछ क्षण पहले अचानक ही ऊर्जा का विस्फोट कर दिया था। इन निगाहों के बीच जियाओ यान को स्पष्ट रूप से एक ठंडी निगाह का एहसास हुआ, जिसमें थोड़ी जिज्ञासा भी थी। अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाते हुए उसकी नजर काले आवरण से होकर गुजरी और संयोगवश मुख्य द्वार पर खड़ी चांद के वस्त्रधारी महिला से उसकी निगाहें मिलीं। वह उस खूबसूरत और मोहक चेहरे को टकटकी लगाकर देखता रहा। भीतर ही भीतर उसे उस युवती का चेहरा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। धीरे से सांस छोड़ते हुए शियाओ यान ने अपनी मुट्ठी से अपनी छाती पर हल्के से प्रहार किया और अपने दिल में फिर से उमड़ रहे गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबाया। उसने अपने बगल में खड़े हाइबो डोंग की ओर देखा और धीरे से कहा, चलो चलते हैं। कुछ समय से शियाओ यान के व्यवहार में जो बदलाव आ रहे थे, उन्हें देखकर हाइबो डोंग असमंजस में पड़ गया। कुछ देर बाद उसकी नजर मुख्य द्वार पर खड़ी चांदनी रंग की पोशाक पहने महिला पर पड़ी और उसकी भौहें तन गईं। मन ही मन उसे कुछ समझ आ गया। हाइबो डोंग ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और तेजी से उनके पीछे चल दिया।
एक आगे और एक पीछे, शाओ यान और हाइबो डोंग मुख्य द्वार की ओर चल पड़े। काले वस्त्रों से पूरी तरह ढके हुए दो रहस्यमय व्यक्तियों को देखते हुए नालन यानरान ने अपनी लंबी पलकें झपकाते हुए कुछ उत्सुकता दिखाई। उसकी निगाहें एक पल के लिए शियाओ यान के शरीर पर ठहर गईं। किसी अज्ञात कारण से काले वस्त्रों से ढके इस व्यक्ति के प्रति उसे एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। बेशक यह अनुभूति स्वाभाविक थी, पुरुष और स्त्री के बीच होने वाली अनुभूति जैसी नहीं, बल्कि ये किसी दुश्मन को भांपने जैसी थी। नालन यानरान ने अपने माथे पर सफेद हाथ फेरा और इस कुछ हद तक बेतुके और अस्पष्ट विचार को मन से निकाल दिया। उसने बगल में बैठी लिंगलिंग की ओर सिर झुकाया और धीरे से हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि कल तुम्हें उन दोनों ने ही नाराज किया होगा, है ना? लिंगलिंग ने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। उसकी निगाहें दबी हुई सी उन दोनों काले वस्त्रधारी व्यक्तियों पर पड़ीं। वह जानती थी कि अपनी हैसियत के बावजूद ऐसे शक्तिशाली लोगों की नज़र में वह एक आम इंसान से कम नहीं थी। अगर उसने सच में इन लोगों को नाराज कर दिया तो गुस्से में आकर उन्हें मार डालना कोई हैरानी की बात नहीं होगी। लिंगलिंग को सिर हिलाते देख नालन यानरान ने मुड़कर धीरे से गेये से पूछा, गे अंकल, क्या आप इन दोनों की ताकत को भांप सकते हैं? श्रीमती, क्या आप मेरी इन बूढ़ी हड्डियों को जरूरत से ज्यादा आंक रही हैं? ये सुनकर गेये कड़वाहट से हंसे और अपना सिर हिलाया। उनकी तीखी निगाहें चील की तरह उन दो लोगों को घूर रही थी जो धीरे धीरे उनकी ओर आ रहे थे। उन्होंने आह भरी, मैं इन दोनों में से किसी की भी भेद नहीं पा रहा हूँ। स्पष्ट है कि उनकी ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है। गेये की ये बातें सुनकर नालन यानरान के सुंदर चेहरे पर हैरानी के भाव छा गए। इन 3 वर्षों में गेये ने 7 सितारा दा डोशी से 2 सितारा डोलिंग की शक्ति तक सफलतापूर्वक पहुंच हासिल कर ली थी। हालांकि इसमें एल्डर गुहे की औषधि का भी योगदान था, फिर भी उनकी वर्तमान शक्ति को एक बलवान व्यक्ति की शक्ति माना जा सकता है। गेये से ऐसा मूल्यांकन प्राप्त करने वाला व्यक्ति संभवतः कम से कम 5 सितारा या 7 सितारा डोलिंग और उससे भी अधिक शक्ति वाला होगा। शिक्षक की बात बिल्कुल सही है। जियामा साम्राज्य में वाकई कई शक्तिशाली लोग छिपे हुए हैं। नालन यानरान ने मन ही मन आह भरी। हालांकि वह ऐसे शक्तिशाली लोगों से जान पहचान करना चाहती थी, लेकिन उन दोनों के पहनावे से साफ पता चलता था कि वे अपनी पहचान दूसरों को नहीं बताना चाहते थे। ऐसे में नालन यानरान स्वाभाविक रूप से खुद को अपमानित करने की पहल नहीं करती। चाहे कुछ भी कहा जाए, उसकी हैसियत उसे इस तरह से खुद को नीचा दिखाने की इजाजत नहीं देती थी। जूनियर यानरान, हाँ, मुझे सच में बहुत खेद है। इन कुछ दिनों में कबीले में कई ऐसी बातें हुई हैं जिनकी वजह से हम अपने महत्वपूर्ण अतिथि को लगभग भूल ही गए। अचानक मुख्य द्वार से एक जोरदार हंसी की आवाज आई। थोड़ी देर बाद एक सुंदर युवक मुस्कुराते हुए अंदर आया। उसने नालन यानरान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए आत्मीयता से कहा। दरवाजे से अंदर आए उस आकर्षक युवक को देखकर शियाओ यान के कदम एक बार फिर थोड़ी देर के लिए रुक गए। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उठी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे याद आया कि यह वही आकर्षक युवक था जो 3 साल पहले नालन यानरान के साथ शियाओ कबीले के घर आया था और कबीले की महिलाओं को उसका दीवाना बना दिया था। लगता है आज का माहौल वाकई सकारात्मक है। ये तीनों लोग एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं। शियाओ यान ने सिर हिलाते हुए मन ही मन ठंडे स्वर में कहा। सीनियर मौली, आप बहुत ही विनम्र हैं। नालन यानरान ने अचानक उस युवक से कहा। उसके सुंदर चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। यह मुस्कान संयमित थी और युवक की आंखों में दिख रही गर्माहट के बावजूद उसमें कोई नरमी नहीं आई। नालन यानरान की कोमल मुस्कान देखकर मौली नाम के युवक की आंखों में निराशा झलक उठी। कुछ वर्षों तक साथ रहने के बाद जिस महिला को वह अपने दिल में देवी मानता था, उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। इससे वह सचमुच बहुत निराश हो गया। मौली की आंखों में दिख रही निराशा तुरंत छिप गई और वह मुस्कुराते हुए बोला, जूनियर यानरान, क्यों न तुम बाद में मेरे साथ मो कबीले चलो। संयोग से यह एक ही दिशा में है। ये सुनकर नालन यानरान थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन तुरंत मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। नालन यानरान को सिर हिलाते देख मौली मन ही मन खुश हो गया। चाहे कुछ भी हो जाए, इन कुछ वर्षों के साथ रहने के बाद कम से कम कुछ तो परिणाम निकले। अगर कोई और यह बात पूछता तो नालन यानरान शायद अपने संकोची स्वभाव के कारण इस प्रस्ताव को ठुकरा देती। इसलिए उसे विश्वास था कि अपनी असाधारण प्रशिक्षण, प्रतिभा और आकर्षक व्यक्तित्व के बल पर अगर वह लगातार प्रयास करता रहे तो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की यह भावी नेता उसके चंगुल से नहीं बच पाएगी। अगर वो भविष्य में सचमुच मेरी पत्नी बन जाती है तो इस जियामा साम्राज्य में कौन मुझे नाराज करने की हिम्मत करेगा। उसके दिल में एक अनकही महत्वाकांक्षा जाग उठी। मौली की नजर अचानक शियाओ यान और हाइबो डोंग पर पड़ी जो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। उसे अपने चाचा से आज मिली खबर याद आई और वह जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़ा। मुस्कुराते हुए वह उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। मौली की हरकत देखकर नालन यानरान ने भी कुछ दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। उसे भी इन 2 रहस्यमय काले वस्त्रधारी लोगों में थोड़ी रुचि थी। हे महोदय, मैं मोकुल की मौली हूँ। कल मुझे पता चला कि मेरी बहन ने अनजाने में आप दोनों को नाराज कर दिया है। मेरे पिता ने मुझे आप दोनों से माफी मांगने के लिए भेजा है। मौली के चेहरे पर मुस्कान बड़ी सच्ची लग रही थी। आज मोकुल के लिए खुशी का दिन है। अगर आप दोनों को कोई आपत्ति न हो तो क्या आप हमें थोड़ा सम्मान देंगे और समारोह में शामिल होंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब मौली ने बात की तो उसने हर पहलू को शामिल किया और आसानी से लोगों पर अच्छा प्रभाव डाला। हालांकि इसका शाओयान पर जरा भी असर नहीं हुआ, जिसके मन में पहले से ही उसके प्रति नकारात्मक भावनाएं थीं। कदम रोकते हुए शियाओ यान ने अपने सामने खड़े मौली को कुछ व्यंग्य भरी निगाहों से देखा।
उसने मन ही मन सोचा, अगर मोली को पता चले कि जिसे उसने आदरपूर्वक सर कहकर संबोधित किया था वह वही निकम्मा नौजवान था जिसे वह एक हाथ से ही निपटा सकता था, तो वह किस तरह का दिलचस्प भाव दिखाएगा। शाओ यान मन ही मन हंसा। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और बेपरवाही से कहा, आपके निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा वर्तमान लक्ष्य मोकुल तक जल्दी पहुंचना है। मुझे लगता है कि कुछ ही समय में युवा स्वामी मो हमें मोकुल के घर पर देख सकेंगे। इतना कहकर शाओ यान सीधे मोली के पास से गुजरी और दोनों धीरे धीरे मुख्य द्वार से बाहर निकल गईं। अंत में वे उस गली में गायब हो गईं जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। मुख्य द्वार पर खड़ी नालन यानरन ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ी। धीमी आवाज में उसने कहा, यह आवाज मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। आकाश में युद्ध सी 252 अध्याय 252 खोज और मो कबीले की बेतहाशा महत्वाकांक्षा। कुछ भीड़भाड़ वाली गलियों से गुजरने के बाद जियाओ यान और हाइबो डोंग ने यान शहर का चक्कर लगाया और लगभग आधे रास्ते तक चलने के बाद धीरे धीरे शहर के मध्य में स्थित मो कबीले के घर पर पहुंचे। गली के अंत में खड़े होकर जियाओ यान ने मो कबीले के मुख्यालय पर नजर डाली, जो एक छोटे किले जैसा लग रहा था। वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। यह मो कबीला वाकई जियामा साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली कबीला कहलाने के योग्य था। इस मजबूत किले के निर्माण में ही अनगिनत धन संपत्ति लगी होगी। विशाल दीवारों पर हर 10 मीटर पर पहरेदार तैनात थे। कुछ दरारों में जियाओ यान को सूर्य की रोशनी में तेज तीर के ब्लेड मुश्किल से दिखाई दे रहे थे, जो ठंडी और घनी चमक बिखेर रहे थे। शाओ यान की आध्यात्मिक चेतना ने किले के ऊपरी भाग का सूक्ष्म अवलोकन किया। वह महसूस कर सकता था कि किले के ऊपर हवा में बिना किसी अंधेरे क्षेत्र के 10 से अधिक दृष्टि अवरोधक लगाए गए थे। आकाश से प्रवेश करने का प्रयास करने वाला कोई भी व्यक्ति संभवतः अंधेरे क्षेत्रों में छिपे अनगिनत तीरों से तुरंत घायल हो जाएगा, जब तक कि वह एक चुभते हुए स्याही में तब्दील न हो जाए। अरे बाप रे, ये तो वाकई बहुत कड़ी सुरक्षा है। लगता है बिना किसी की नजर में आए अंदर घुसना काफी मुश्किल होगा। हाइबो डोंग ने किले पर नजर घुमाई और कुछ हैरानी भरे लहजे में कहा, ये वाकई थोड़ी परेशानी वाली बात है। शियाओ यान ने हल्के से सिर हिलाया। शायद आज मो चेंग का जन्मदिन था, इसलिए किले की रक्षा शक्ति निश्चित रूप से कुछ गुना बढ़ गई थी। इस तरह की पुख्ता सुरक्षा के चलते शियाओ यान और हाइबो डोंग को बिना किसी की नजर में आए चुपके से अंदर घुसने में थोड़ी मुश्किल होगी। मैं जाकर 2 निमंत्रण पत्र क्यों न ले आऊं? हाइबो डोंग ने फ्राउनिंग हुए कहा। के हमारे कपड़ों को देखकर तो कोई भी जान जाएगा कि हमारी नीयत अच्छी नहीं है। हमारी पहचान पता चलने से पहले ही वे हमें अंदर नहीं आने देंगे। शियाओ यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसकी नजर मो कबीले के घर के मुख्य द्वार पर उमड़ी चहल पहल और जश्न मना रही भीड़ पर ठहर गई। थोड़ी देर बाद वह एक छोटे रास्ते की ओर मुड़ा। हाइबो डोंग को हाथ हिलाकर कहा, मेरे पीछे आओ। वे दोनों छोटे रास्ते पर चले, मो कबीले के घर के बाहर आधा चक्कर लगाया और अंत में एक सुनसान जगह पर रुक गए। ये जगह दूर होने के कारण यहाँ बहुत कम लोग आते जाते थे। हालांकि किले की दीवार पर गश्त लगी हुई थी, लेकिन यहाँ की सुरक्षा निस्संदेह दूसरी तरफ की तुलना में बहुत कमजोर थी। एक हरे भरे पेड़ की छांव में खड़े होकर जियाओ यान ने अपना सिर उठाया और चुपचाप दीवार पर बारी बारी से गश्त कर रहे पहरेदारों को देखने लगा। कुछ देर बाद अचानक उसके पैर जमीन पर पड़े और उसका शरीर एक काली परछाई में बदल गया, जो बिजली की गति से किले की दीवार के शीर्ष की ओर बढ़ी। उसने तेजी से हथेली हिलाई और उसकी उंगली से हरे रंग की ज्वाला निकली। इसने गश्त के दौरान एक दूसरे को पार कर रहे पहरेदारों पर तेजी से और सटीक प्रहार किया। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के अत्यधिक तापमान के कारण कुछ ही रक्षकों को चीखने का भी मौका नहीं मिला और वे दबी हुई आवाज के साथ काले रंग की राख के ढेर में बदल गए। शाओ यान ने उदासीनता से जमीन पर पड़ी राख पर नजर डाली। उसने धीरे से अपनी आस्तीनें लहराई और एक हल्की हवा बह निकली, जिसने उस जगह को पूरी तरह से साफ कर दिया। शियाओ यान द्वारा स्थल की सफाई पूरी करने के बाद हाइबो डोंग भी चुपचाप वहां पहुंच गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर तेजी से किले की दीवार से नीचे कूद गए और गश्ती दल से बचते हुए आगे बढ़ गए, जिनके बीच जरा भी फासला नहीं था। उनके शरीर 2 परछाइयों में बदल गए और वे इमारतों की अंधेरी छायाओं में तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप तलाशी कैसे करेंगे? मोआ कबीले का ये घर इतना विशाल है। अगर कोई आपसे कहे कि यहाँ कोई गुप्त कमरा नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर हम एक एक करके कमरों की तलाशी लेते रहे तो कितने दिन लगेंगे? हाइबो डोंग का शरीर एक गहरे साए में सिमट गया। उसके पूरे शरीर की ऊर्जा इस समय पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई थी। काले चोगे की आड़ में वह दिन के उजाले में भी खुद को पूरी तरह से छिपाने में सक्षम था। उसकी इस निपुणता को देखकर स्पष्ट था कि उसने अतीत में भी ऐसा ही किया होगा। हाइबो डोंग ने ये शब्द असहाय होकर कहे और आसपास की घनी इमारतों को देखा। मैं कुछ समय तक किंग लिन के साथ रहा था, इसलिए मैं उसकी ऊर्जा से अच्छी तरह परिचित हूँ। बाद में मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके मो कबीले का पता लगाऊंगा। जब तक वह बहुत गहराई में भूमिगत नहीं है, मैं उसे ढूंढ पाऊंगा। शियाओ यान ने अपने विचार व्यक्त किए। आध्यात्मिक शक्ति, हालांकि मेरी शक्ति भी कमजोर नहीं है, लेकिन आपकी एक रसायनज्ञ की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। इसलिए खोज का काम आपको ही करना होगा। हाइबो डोंग ने कहा। ठीक है, मुझे आसपास की स्थिति पर ध्यान देने में मदद करो। शियाओ यान ने हल्के से सिर हिलाया। शियाओ यान की आंखें बंद थीं, तभी याओ लाओ की शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति तेजी से उसके शरीर को भेद कर लहरों में बदल गई और तेजी से चारों दिशाओं में फैल गई। आध्यात्मिक शक्ति के फैलने के बाद शियाओ यान के हृदय में आसपास की कई छवियां तेजी से कौंध गईं।
हालांकि उसे किंग लिन का कोई निशान नहीं मिला। आध्यात्मिक शक्ति के बढ़ते फैलाव को देखते हुए जियाओ यान की भौहें और भी गहरी सिकुड़ गईं। काफी देर बाद वह केवल अपनी फैली हुई आध्यात्मिक शक्ति को ही समेट सका, पर उसे कोई परिणाम नहीं मिला। इसके बाद उसने अपने आसपास के वातावरण का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। शाओ यान को सटीक रूप से खोज करने की आवश्यकता के कारण उसकी आध्यात्मिक शक्ति की पहुंच सीमित करनी पड़ी। इस वजह से उसे जरूरत पड़ने पर अपने शरीर को हिलाना पड़ता था ताकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति अन्य स्थानों की खोज जारी रख सके। लगभग आधे घंटे तक चली खोज के बाद जियाओ यान ने अंततः उदास चेहरे के साथ अपनी आंखें खोलीं। तुम्हें वो नहीं मिली? शियाओ यान के चेहरे के भाव देखकर हाइबो डोंग को जवाब पता चल गया था। फिर भी उसने आदत के अनुसार सवाल पूछा। एस्मो कबीले के पास कुछ गुप्त कमरे जरूर होंगे जिन्हें खोजना मुश्किल है, वरना मेरे इतने सटीक स्कैन से भी जरा सा भी सुराग न मिलना नामुमकिन होता। शियाओ यान की नजर दीवार के छेद से बाहर गश्त कर रहे पूरी तरह से हथियारों से लैस गार्डों पर पड़ी। उसने भौहें चढ़ाकर धीमी आवाज में कहा। हाइबो डोंग ने अपनी कुछ सफेद दाढ़ी को छुआ और शियाओ यान के चेहरे के भावों पर एक नजर डाली। उन्होंने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि मो कबीले के उन लोगों को वह मिल गया हो जो वे चाहते थे? वह किंगलिन नाम की युवती। शियाओ यान के होठों के कोने तेजी से मुड़े। उसने गहरी सांस ली और उस छोटी बच्ची का डरपोक स्वभाव, जिसने लोगों के दिलों में दया का भाव जगा दिया था, एक बार फिर उसके मन में उभर आया। उसने मुंह खोलकर भारी आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो मुझे मोकुल को खून से धोने में कोई आपत्ति नहीं है। शाओ यान के ठंडे चेहरे को देखकर हाइबो डोंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वह चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था और उसे उकसाने के लिए कुछ नहीं बोला। दीवार से टेक लगाकर बैठे शाओ यान का चेहरा उदास था। स्थिति को स्वीकार न कर पाने के कारण उसने एक बार फिर याओ लाओ की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके आसपास किसी की तलाश की, लेकिन उसे वही परिणाम मिला, कोई खबर नहीं। स्कैन गहराने के साथ साथ शियाओ यान का चेहरा और भी गंभीर होता जा रहा था। उसे देखते हुए हाइबो डोंग ने अपना सिर हिलाया। उसने कहा, छोड़ो इसे, चलो सीधे कार्रवाई करते हैं। मो चेंग को पकड़ने और उसे अधमरा करने के बाद मुझे लगता है कि वह हमें सब कुछ बता देगा। ये सुनकर जियाओ यान ने राहत की सांस ली। उसकी आस्तीन में मुट्ठियां कसकर बंद थीं। कुछ देर बाद उसने हल्के से सिर हिलाया और धीमी व ठंडी आवाज में कहा, अच्छा ही हुआ, चलो सीधे हमला करते हैं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, शियाओ यान ने धीरे से अपनी आस्तीनें लहराईं। उसके पैर जमीन पर पड़े और उसका शरीर एक विशाल चील की तरह फुर्तीला था। जैसे ही वह आसानी से इमारत की छत पर कूद गया, उसकी नजर चारों ओर घूमी। इसके बाद वह इमारत की छत के पास सटकर किले के केंद्र में स्थित सबसे बड़े हॉल की ओर तेजी से बढ़ा। उसके पीछे हाइबो डोंग की आकृति हवा में उड़ते हुए पत्ते की तरह शियाओ यान के ठीक पीछे तैर रही थी। अपनी पूरी गति का प्रदर्शन करते हुए शियाओ यान और हाइबो डोंग की आकृति दो धुंधली काली रेखाओं में बदल गई। पलक झपकते ही वे 100 मीटर की दूरी तय कर चुके थे। इमारतों के नीचे गश्त कर रहे पहरेदारों को अचानक एक अजीब सी तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। जब तक उन्होंने सतर्कता से सिर उठाया तब तक उन्हें भूत की आकृति का पता भी नहीं चला। डॉट 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 कुछ मानव आकृतियां एक अंधेरे छिपे हुए कमरे में बैठी थीं। मोलिंग, इस मामले की तैयारियां कैसी चल रही हैं? नेता की कुर्सी पर बैठे हल्के भूरे रंग के कपड़े पहने एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना मुंह खोला और धीरे से पूछा। प्रथम बुजुर्ग, मैंने पहले ही पुष्टि कर ली है कि छोटी बच्ची के पास वास्तव में पौराणिक त्रिगुणित हरे रंग की नागफूल जैसी पुतलियां हैं। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। वाह! ये सुनकर बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठीं। उसके चेहरे पर अनायास ही उत्साह झलक उठा। वह शरारती अंदाज में हंसा। यह अप्रत्याशित था कि हमारे मो कबीले का इस बार इतना अच्छा भाग्य रहा। हमें सचमुच एक ऐसे ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर प्यूपिल्स से मिलने का सौभाग्य मिला है जो अभी परिपक्व नहीं हुआ है। प्रथम बुजुर्ग, क्या वह त्रिपपदीन जेड ग्रीन सर्प पुष्प पुतलियां सचमुच उतनी ही अद्भुत हैं जितनी किंवदंती में बताई जाती हैं? पहले वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने धीरे से पूछा। ही, यह उससे भी बड़ा हो सकता है। क्या तुमने उस छोटी बच्ची की रक्षा करते हुए उस विशाल 2 सिर वाले सांप को नहीं देखा? वह एक 2 लिंग श्रेणी का रक्षक जानवर है। अगर ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर प्यूपिल्स न होते तो क्या तुम्हें लगता है कि वह अपनी उस शक्ति से उसे नियंत्रित कर पाती जो दोजे के स्तर की भी नहीं है? जब तक हम उस जोड़ी आंखों को प्राप्त कर लें और उसे परिपक्व होने तक प्रशिक्षित कर लें, तब तक इस जियामा साम्राज्य में कौन हमसे मुकाबला करने की हिम्मत करेगा? जब वह समय आएगा तो मैं यून यून से भी मुकाबला कर सकूंगा। क्या हमें तब भी मिस्टी क्लाउड संप्रदाय पर निर्भर रहना पड़ेगा? अगर हम उन्हें हर साल दिए जाने वाले भेंट को बचा लें तो हमारे मो वंश का विकास आज की तुलना में कहीं अधिक तेजी से होगा। बूढ़े व्यक्ति ने अनिच्छा से भरे चेहरे के साथ मेज पर जोर से हाथ पटका। जब बूढ़े व्यक्ति के क्रोधित शब्दों का सामना करना पड़ा तो शेष लोगों ने हस्तक्षेप करने का साहस नहीं किया और केवल जल्दी से अपना सिर हिलाकर सहमति दे दी। हाँ, सही है। क्या रॉक डेजर्ट सिटी भेजे गए लोगों से कोई खबर मिली है? क्या उस डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी का पूरी तरह से सफाया हो गया है? वे उस छोटी बच्ची के साथ इतने लंबे समय से रह रहे थे और शायद उन्होंने उसकी आंखों का रहस्य जान लिया हो। इस तरह की बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, इसलिए उन्हें मरना ही होगा। बूढ़े आदमी ने अचानक भारी आवाज में कहा, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। ओह, अभी नहीं, लेकिन मोरान और बाकी लोगों की ताकत को देखते हुए मुझे लगता है कि यह जल्द ही हो जाएगा। जवाब देने से पहले एक व्यक्ति कुछ पल के लिए हिचकिचाया।
जानकारी आगे पहुंचा दो और उन्हें जल्दी करने को कहो। डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी का सफाया करने के बाद सबसे अच्छा होगा कि वे सैंड मर्सिनरी कंपनी के सभी सदस्यों को भी चुपके से खत्म कर दें। हम कोई भी सुराग नहीं छोड़ सकते। बूढ़े ने ठंडे लहजे में कहा। जी श्रीमान। आह। बूढ़े आदमी ने हल्के से सिर हिलाया। उसका झुर्रीदार हाथ धीरे से मेज पर टकराया और उसने अचानक पूछा, क्या आपको उन दो काले वस्त्रधारी लोगों के बारे में कुछ पता चला है जिनके बारे में मोली ने कल सूचना दी थी? नहीं, वे दोनों लोग अचानक प्रकट हुए प्रतीत होते हैं। हमें उनके बारे में जरा भी जानकारी नहीं है। पहले वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। लोगों को भेजकर उन पर ध्यान देने को कहो। मुझे लगातार लग रहा है कि इन दोनों के साथ कुछ गड़बड़ है। आज का उत्सव समाप्त होने के बाद हम उस छोटी बच्ची की आंखों का प्रत्यारोपण शुरू करेंगे। मुझे डर है कि अगर हमने बहुत देर कर दी तो कुछ हो सकता है। बूढ़े आदमी ने ठंडे लहजे में बोलते हुए माथे पर शिकन डाली। जी जनाब, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आदरपूर्वक कहा। थोड़ा हिचकिचाने के बाद उन्होंने कहा, प्रथम एल्डर नालन यानरान भी यान शहर आए हैं। जी हाँ, मुझे पता है। बूढ़े ने सिर हिलाया। उनकी पैनी नजरों में एक चमक आ गई और उन्होंने कहा, मोली को नालन यानरान पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर वह उससे संबंध बना ले तो नालन कबीले और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की मदद से हमारे मो कबीले की स्थिति तेजी से ऊपर उठेगी। जब वह समय आएगा तो पूर्वी क्षेत्र में बाकी 3 बड़े कबीले हमसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मोली के अनुसार नालन यानरान को काबू में रखना काफी मुश्किल लगता है। युन युन जैसी महिला के साथ लंबे समय तक रहने के बाद वह अब वैसी भावुक लड़की नहीं रही जैसी कुछ साल पहले थी। इस तरह के अभिमानी स्वभाव वाली स्त्री से निपटने के लिए मोली के नर्म तरीके ज्यादा कारगर नहीं होंगे। अगर फिर भी कोई बदलाव नहीं आता तो उसे कुछ और सोचने को कहो। जब तक वह उस स्त्री को हमारे मोकुल की बहू बना लेता है, मुझे उसके किसी भी छलपूर्ण हथकंडे अपनाने में कोई आपत्ति नहीं है। बूढ़े ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर कमरे में मौजूद कुछ लोग भद्दी और बेजान हंसी हंस पड़े। जाहिर है, पुरुष होने के नाते वे छिपे हुए हथकंडे का मतलब बखूबी समझते थे। ठीक है, बाहर की स्थिति को अभी भी मुझे ही संभालना होगा। आज अपने अधीनस्थों को अधिक सतर्क रहने का निर्देश दें। साथ ही उस जगह की गहन जांच के लिए और अधिक लोगों को भेजें जहां बच्ची को रखा गया है। इस समय हमें किसी भी तरह की चूक नहीं होने देनी चाहिए। बूढ़े व्यक्ति की भारी आवाज में आदेश आया। जी जनाब, कुछ लोगों ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। वे तुरंत खड़े हो गए और धीरे धीरे कमरे से बाहर चले गए। हम मिस्टी क्लाउड सेक्ट, बस देखते रहो। देर सवेर मेरा मो कबीला तुम्हें वो सब कुछ उगलवा देगा जो तुमने खाया है। अंधेरे कमरे में बूढ़े आदमी के चेहरे पर हल्की सी क्रूरता झलक रही थी। आकाश में युद्ध सी 253 अध्याय 253 मो गठबंधन। विशाल हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था और बेहद जीवंत था। उसमें एक आनंदमय वातावरण व्याप्त था। हॉल में विशेष रूप से व्यवस्थित सीटों पर जियामा साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्रों से आए कई नेता या प्रतिनिधि बैठे थे। हालांकि कई लोग मो वंश के पतन को लेकर चिंतित थे, फिर भी जियामा साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली शक्ति का सामना करते हुए उन्हें इन दिखावटी कार्यों को ठीक से करना आवश्यक था। हॉल में नेता की सीट पर उत्तम वस्त्रों में सजे एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति अपने हाथों को जोड़कर नीचे आ जा रहे मेहमानों का अभिवादन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे अनगिनत ईर्ष्यालु निगाहों का केंद्र बनकर बहुत आनंद ले रहे हों। बुजुर्ग के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी जो कभी नहीं टूटी थी। वह बुजुर्ग व्यक्ति मो वंश के पहले मुखिया मो चेंग थे। साथ ही वे मो वंश के एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी थे। मो वंश को वर्तमान स्थिति तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। यान शहर के राज्यपाल लॉर्ड बोएर का आगमन। मुख्य द्वार से एक तेज और स्पष्ट सूचना हॉल में गूंजी, जिससे शोरगुल भरा हॉल थोड़ा शांत हो गया। अनेकों निगाहें मुख्य द्वार की ओर घूम गईं। आमतौर पर साम्राज्य के अधिकारी स्थानीय शक्ति के उत्सव में शामिल होने की पहल नहीं करते थे, लेकिन यान शहर के इस गवर्नर ने इतनी बड़ी भीड़ के सामने बधाई देने के लिए यहां आए थे। इस कार्य से सभी को यह समझ आ गया कि मो वंश ने यान शहर में अपने सारे हाथ फैला लिए हैं। संक्षेप में, सभी संबंध स्थापित कर लिए, रिश्वत के माध्यम से अच्छे संबंध बनाए। अधिकारियों का समर्थन और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का साथ मिलने के कारण पिछले कुछ वर्षों में मो कबीले की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होना स्वाभाविक था। उन्हें पूर्वी क्षेत्र की सभी शक्तियों के एकमात्र प्रमुख बनने का हल्का सा आभास भी हो रहा था। के प्रथम एल्डर मो चेंग, बधाई हो। मुख्य द्वार पर भव्य वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के मोटे व्यक्ति के चारों ओर लोगों का एक समूह जमा था। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उन्होंने मंच पर खड़े मो चेंग से गर्मजोशी से कहा, जी लॉर्ड बोएर, आपको स्वयं आकर परेशानी हुई। कृपया अंदर आइए। मो चेंग ने उस मोटे व्यक्ति को देखकर मुस्कुराया जिसने इन कुछ वर्षों में मो परिवार से काफी धन लूटा था। मो चेंग के दिल में एक भयंकर क्रोध की भावना कौन थी, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसने विनम्रता से अपने बगल में चबूतरे पर एक विशेष सीट की ओर इशारा किया। यान शहर के इस गवर्नर के साथ मुस्कुराती हुई बातचीत के बाद मुख्य द्वार से एक और जोरदार और स्पष्ट सूचना सुनाई दी। ये वंश के मुखिया श्री एकोन का आगमन। ये नाम सुनते ही मो चेंग स्तब्ध रह गया। तुरंत ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और गैर मुस्कान के बीच का भाव उभर आया। ये कबीला उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 3 प्रमुख कबीलों में से एक था। हालांकि इसकी शक्ति समृद्ध मो कबीले से थोड़ी कम थी, लेकिन वर्षों के संचय के बाद ये कबीले की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था। मो चेंग के इस तरह के भाव का कारण स्वाभाविक रूप से ये कबीले के मुखिया का स्वयं उसे बधाई देने आना था।
सामान्य परिस्थितियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 4 प्रमुख कबीलों के बीच संबंध आग और पानी की तरह थे। एक दूसरे के लिए जश्न मनाना ऐसी बात थी जो वे कभी नहीं करते। हालांकि ये कबीले की वर्तमान कुछ हद तक अप्रत्याशित कार्रवाई से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि वे कृपा पाना चाहते थे और अधीन होना चाहते थे। स्पष्ट रूप से मो कबीले की शक्ति बढ़ने के साथ ही ये कबीले की शत्रुता की भावना भी काफी हद तक हिल गई थी। हाँ, बूढ़े मो चेंग ने बुढ़ापे में भी अपनी सेहत और ताकत बरकरार रखी है। यह उत्तर पूर्वी इलाका जल्द ही बूढ़े मो चेंग के कब्जे में आ जाएगा। दुबले पतले दिखने वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हॉल में प्रवेश करते हुए जोर से हंसते हुए मंच पर खड़े मो चेंग की ओर मुंह करके कहा, के ये तो वाकई अप्रत्याशित था कि कुल प्रमुख ये कौन भी इतनी जल्दी आ गए। मैं तो सचमुच सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मो चेंग ने ये कौन से बनावटी मुस्कान के साथ बातचीत करते हुए हंसते हुए उन्हें एक ऊंची कुर्सी पर बैठाया। इसके बाद जियामा साम्राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियों के कई उच्च पदस्थ नेता एक के बाद एक आते गए। देखते ही देखते इस शोरगुल भरे हॉल में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की लगभग 70 से 80% शक्ति एकत्रित हो गई। इसे एक दुर्लभ और भव्य आयोजन माना जा सकता है। महत्वपूर्ण अतिथियों से भरे हॉल पर नजर डालते हुए मो चेंग के चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी होती चली गई। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उनके मो कबीले के अलावा कोई अन्य कबीला ऐसा नहीं था जिसके पास इस तरह की एकत्रीकरण क्षमता हो। एक और सूचना सुनकर मो चेंग के चेहरे पर खिलती हुई गुलदाउदी जैसी मुस्कान फिर से खिल उठी। वह स्वयं चबूतरे से नीचे उतरा और मुख्य द्वार की ओर तेजी से कदम बढ़ाए। पूरे क्षेत्र का केंद्र बिंदु होने के कारण मो चेंग की हरकत पर स्वाभाविक रूप से सबकी नजर पड़ी। जब उन्होंने देखा कि वह स्वयं अभिवादन करने के लिए बाहर आए हैं तो सब दंग रह गए। वे आपस में कानाफूसी करने लगे। इस पूर्वी क्षेत्र में ऐसे बहुत कम लोग थे जो मो वंश के प्रथम बुजुर्ग को इतना सम्मानपूर्वक व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर पाते थे। मुख्य द्वार पर लोगों का एक समूह इकट्ठा था। समूह की मुखिया एक महिला थी जिसने चांद के रंग की पोशाक पहनी हुई थी और वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुई। उसके सुंदर और भावपूर्ण चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आसपास मौजूद इक्का दुक्का लोग जो उसे पहचानते थे वे आश्चर्य से भर उठे। हाँ, भतीजी नालन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद आओगी। तुम्हारी उपस्थिति से हमारे पूरे मो परिवार में सचमुच रौनक आ गई है। चांद के रंग के वस्त्र पहने युवती को देखते हुए मो चेंग के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। वह अत्यंत स्नेहपूर्ण ढंग से उसके करीब आया। संक्षेप में, यहाँ भतीजी शब्द स्नेह से प्रयोग किया गया है, उनका आपस में कोई रक्त संबंध नहीं है। क्या सच में यह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता नालन यानरान की निजी शिष्या है? अरे वाह, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मो चेंग इतना उत्साहित है। ये बूढ़ा आदमी शायद इस घटना का बखान न जाने कितने समय तक करता रहेगा। उफ, लगता है मिस्टी क्लाउड संप्रदाय मो कबीले को और भी ज्यादा महत्व दे रहा है। इस बार तो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का भावी नेता भी जल्दी में आ गया है। चांदनी वस्त्र धारण किए उस सुंदर स्त्री की पहचान होते ही विशाल हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरे ईर्ष्या से भर उठे और उन्होंने दबी आवाज में आह भरी। जियामा साम्राज्य के शिखर पर विराजमान यह विशाल संगठन मिस्टी क्लाउड सेक्ट निस्संदेह एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति रखता था मानो किसी ऊंचे पर्वत शिखर तक पहुंचना असंभव हो, और इन मध्यम से निम्न स्तर के लोगों के दिलों पर इसका गहरा प्रभाव था। मो वंश का उनसे जुड़ाव देखकर अनगिनत लोगों की आंखें ईर्ष्या से लाल हो उठी थीं। बड़े मो चेंग बहुत ही विनम्र हैं, यानरान तो बस गुरुजी के आदेशों का पालन कर रही हैं। नालन यानरान ने हॉल के भीतर चारों ओर एक नजर डाली। उसने देखा कि इन लोगों में पूर्वी क्षेत्रों की 70 से 80% शक्तियों के नेता शामिल थे। उसकी सुंदर आंखों में एक अनजाना और आश्चर्य का भाव कौंध गया। उसने अपना सिर झुकाया और संयमित मुस्कान के साथ कहा, के भतीजी यानरान, बड़े गे ये कृपया अंदर आइए। नालन यानरान और उसके पीछे खड़े गे ये की ओर जोर से हंसते हुए मो चेंग मुड़ा और खुद आगे आगे चलने लगा। वह उन दोनों को नेता की सीट तक ले गया और उनके बगल में बैठ गया। वह उन दोनों से बातचीत करते हुए जोर से हंसने लगा। शोरगुल भरे विशाल हॉल में अनेकों निगाहें बार बार नालन यानरान के सुंदर शरीर पर टिकी हुई थीं। यह महिला, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भविष्य में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की प्रमुख बन सकती है, निस्संदेह उस विशाल हॉल का केंद्र बिंदु बन चुकी थी। दूसरी ओर ये कबीले के मुखिया ये कोंग ईर्ष्या से भरे चेहरे के साथ मो चेंग को नालन यानरान के साथ स्नेहपूर्वक बातें करते और हंसते हुए देख रहे थे। कुछ देर बाद उनके दिल में निराशा छा गई और उन्होंने एक गहरी आह भरी। हालांकि वे अपने दिल को मजबूत करना चाहते थे और भविष्य के मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता के करीब जाकर अपने रिश्ते को और मजबूत करना चाहते थे, लेकिन दोनों की स्थिति का आकलन करने के बाद वे केवल कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिला सकते थे। उन्होंने बगल में रखा चाय का प्याला उठाया और उसे झट से अपने मुंह में उड़ेल लिया। मन ही मन वे हिसाब लगा रहे थे कि क्या उन्हें जल्द से जल्द मो कबीले के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि भविष्य में तेजी से बढ़ती शक्ति वाले मो कबीले द्वारा अचानक और पूरी तरह से नष्ट होने से बचा जा सके। जब हॉल में मौजूद सभी लोगों के मन में अलग अलग विचार चल रहे थे, तभी काले वस्त्र पहने दो आकृतियां सबके ऊपर प्रकट हुईं। वे रहस्यमय तरीके से प्रकट हुए और उनके कदमों की आहट धीमी सी सुनाई दी। उनकी निगाहें हॉल में चारों ओर घूमी, एक पल के लिए नालन यानरान पर ठहरी और फिर बगल में खड़े मो चेंग की ओर मुड़ गईं। क्या वह व्यक्ति मो कबीले का प्रथम बुजुर्ग मो चेंग है, जिसे लोग जल्लाद मो के नाम से भी जानते हैं? जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए चेहरे वाले दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति पर अपनी निगाहें घुमाते हुए धीमी आवाज में पूछा। हाँ, हाइबो डोंग ने सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर उसने शियाओ यान की ओर मुड़कर पूछा, अब आगे क्या करने का इरादा है?
पूरे इलाके को तहस नहस कर दो। जैसा तुमने कहा है, पहले हम उस बूढ़े बदमाश को बुरी तरह पीटेंगे और फिर उस आदमी को उनके हवाले कर देंगे। मो चेंग मो परिवार में एक ऐसे स्तंभ की तरह है जिसे कोई गिरा नहीं सकता। इसलिए मुझे लगता है कि उसकी जान की भी कुछ कीमत होनी चाहिए। शाओ यान ने ठंडे लहजे में बोलते हुए अपनी हथेली आस्तीन में रखी। उसकी निगाहें किसी जहरीले सांप की तरह मो चेंग को घूर रही थीं। कितना बदनसीब है वो, उसकी मुलाकात उस दिन शियाओ यान जैसी दुष्ट औरत से हो गई। ये सुनकर हाई बो डोंग ने सिर हिलाया और कुछ मिनटों तक नीचे खड़े मो चेंग पर तरस खाता रहा, जो सफलता से फूला हुआ था। विशाल हॉल में मो चेंग ने आखिरकार अपनी बातचीत रोक दी और धीरे धीरे खड़े हो गए। उनकी निगाहें हॉल में अलग अलग जगहों पर मौजूद लोगों पर पड़ीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़े। देखते ही देखते शोरगुल भरा वातावरण धीरे धीरे शांत होने लगा। अनेकों निगाहें उनकी ओर मुड़ गईं। के मैं बहुत आभारी हूं कि आप सभी मेरी इस बुढ़ापे की दावत में शामिल हो पाए हैं। मुझे लगता है कि आप सभी के निमंत्रण कार्डों में स्पष्ट रूप से लिखा है, इस बार इस सभा का मुख्य उद्देश्य आप सभी के साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना है। माहौल को धीरे धीरे शांत होते देख मो चेंग मुस्कुराए और बोले। मो चेंग के ये शब्द सुनते ही हॉल में मौजूद सभी लोगों के कान तुरंत खड़े हो गए। हाल ही में हमारे मो कबीले में हुई चर्चा के बाद हम एक मो गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये गठबंधन कोई सख्त संगठन नहीं है। इसका उद्देश्य केवल अच्छे संबंधों वाले कुछ शक्तिशाली लोगों को एक साथ लाना और फिर मिलकर काम करना है ताकि सभी को कुछ बेहद अच्छे लाभ मिल सकें। आखिरकार एक व्यक्ति की शक्ति की तुलना कुछ कबीलों की शक्ति से नहीं की जा सकती। इसके अलावा मैं यहाँ मौजूद सभी को आश्वासन देता हूँ कि मो गठबंधन में शामिल होते ही आप मो कबीले के सहयोगी बन जाएंगे और मो कबीले के सूचना नेटवर्क और युद्ध सहायता का लाभ उठा सकेंगे। आप सभी क्या सोचते हैं? यदि आप मो गठबंधन में रुचि रखते हैं तो हम सभी मिलकर काम कर सकते हैं। मो चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मो चेंग की बातें सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। भले ही मो चेंग ने कहा हो कि यह कोई सख्त संगठन नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट था कि एक बार इस तथाकथित मो गठबंधन में शामिल होने के बाद यह मानो मो वंश का चिन्ह अपने ऊपर लगवा लेने जैसा होगा। उन्हें मो वंश से सुरक्षा तो मिल सकती थी, लेकिन यह मो वंश में शामिल होने से कुछ खास अलग नहीं था। हॉल के भीतर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद आखिरकार कुछ कमजोर लोगों ने एक एक करके मो गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई। उनमें से कई ऐसे थे जिन्होंने इस समारोह में आने से पहले ही मो कबीले पर निर्भर रहने का मन बना लिया था। किसी के नेतृत्व संभालने के बाद कुछ मध्यम आकार के शक्तिशाली लोग जो मो कबीले से डरते थे और उन्हें डर था कि वे उसकी ब्लैकलिस्ट में शामिल हो जाएंगे, कुछ समय तक हिचकिचाने के बाद उसमें शामिल होने का विकल्प चुना। नेता की कुर्सी पर बैठी नालन यानरान मो कबीले में लगातार बढ़ती ताकत को निहार रही थी और किसी को पता चले बिना ही उसकी भौहें तन गई थीं। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया और गेये से नजरें मिलाईं। उनकी आंखों में एक अनजाना सा भाव झलक रहा था। मुस्कुराते चेहरे के साथ मो चेंग ने उन सभी शक्तिशाली लोगों को देखा जिन्होंने शामिल होने का फैसला किया था। हालांकि उनकी वर्तमान संख्या बहुत बड़ी नहीं थी, मो चेंग चिंतित नहीं थे। ये तो उनकी शुरुआती योजना थी। उनका मानना था कि जब भविष्य में मो वंश अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगेगा तो यहाँ बैठे सभी लोग सही चुनाव कर सकेंगे। मन ही मन थोड़ा गर्व से हंसते हुए मो चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मो गठबंधन काफी ढीला ढाला है, फिर भी इसे एक प्रभारी व्यक्ति की आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से प्रथम एल्डर मो चेंग ही इस पद के लिए सबसे उपयुक्त हैं। मो चेंग के अपनी बात पूरी करने से पहले ही हॉल में एक प्रशंसा भरी आवाज गूंजी। कई अन्य लोगों ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए। आप सभी के स्नेह के लिए धन्यवाद। मेरा पुराना रूप थोड़ा अभद्र हो जाएगा। मैं अस्थायी रूप से इस मो गठबंधन का कार्यभार संभालता हूँ। विरोध करने वालों की परवाह किए बिना मो चेंग ने हाथ हिलाकर यह निर्णय लिया। मो चेंग को अकेले ही निर्देशन और अभिनय करते देख हॉल में बैठे कुछ लोग अवाक रह गए। क्या ये बूढ़ा व्यक्ति कुछ ज्यादा ही भावहीन था? मुझे खेद है, प्रथम एल्डर मो। मुझे लगता है कि फिलहाल आपके पास मो गठबंधन के प्रभारी व्यक्ति के रूप में कार्यभार संभालने का समय नहीं होगा। शांत हॉल में अचानक एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जो अप्रत्याशित थी। काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति अचानक हॉल के बीचों बीच प्रकट हुआ। काले वस्त्र के नीचे उसकी गहरी और ठंडी आंखें ऊंचे चबूतरे पर खड़े मो चेंग की ओर घूमी, जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। आकाश में युद्ध सी 254 अध्याय 254 दृश्य को तहस नहस कर देना। काले वस्त्रधारी व्यक्ति के अचानक प्रकट होने से सबकी निगाहें उसकी ओर खींच गईं। कुछ देर तक अचंभित रहने के बाद सबने तुरंत मो चेंग की ओर देखा, जिसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया था। उस क्षण सभी के मन में उस काले वस्त्रधारी व्यक्ति के लिए शोक का भाव था। मो चेंग अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बेहद सतर्क था। ऐसे स्थान और अवसर पर उस पर दोष मरना निस्संदेह वर्जित था। अचानक प्रकट हुए काले वस्त्रधारी व्यक्ति को देखकर नालन यानरान और गेये चौंक उठी और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने पहचान लिया कि यह वही व्यक्ति है जिससे वे आज सराय में मिली थीं। उनकी भौहें तन गईं। स्पष्ट था कि यह रहस्यमय काले वस्त्रधारी व्यक्ति अच्छे इरादे से नहीं आया था। तुम कौन हो? मो चेंग की निगाहें ठंडी और गंभीर रूप से नीचे काले वस्त्र पहने व्यक्ति पर पड़ी, फिर उसने भौहें चढ़ाते हुए गहरी आवाज में पूछा। आप मो चेंग ही होंगे, है ना? मैं कुछ बातों के लिए आपसे ही संपर्क कर रहा था। काले चोगे के नीचे से निकली आवाज युवा और मधुर थी। मो चेंग के तीखे भावों के बावजूद उसमें कोई बदलाव नहीं आया। आज हमारे मोकुल में खुशी का दिन है, क्या आप हमें थोड़ी राहत दे सकते हैं?
अगर आपको कुछ कहना हो तो हम कल भोज समाप्त होने के बाद चर्चा कर सकते हैं। क्या ये ठीक रहेगा? युवक की आवाज सुनकर मो चेंग ने राहत की सांस ली। उसका सिकुड़ा हुआ हाथ धीरे से आस्तीनों से बाहर निकला और थोड़ा मुड़ गया। उसकी हथेली के चारों ओर एक उग्र और तूफानी अग्नि प्रकार की ऊर्जा एकत्रित हो गई, जिससे एक गहरा लाल रंग की चमक निकल रही थी और उसकी हथेली पर एक अजीब सा निशान बन गया था। मो चेंग के शब्दों में छिपी निर्मम और घातक भावना को सुनकर काले वस्त्रधारी व्यक्ति थोड़ा कांप उठा। अंदर बैठा व्यक्ति भी असहाय होकर सिर हिलाता हुआ प्रतीत हुआ। कुछ क्षण बाद कुछ अभिमानपूर्ण शब्द सुनाई दिए, जिन्हें सुनकर वहां बैठे सभी लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। इज्जत दूं? तुम्हें ये शब्द कहने का क्या अधिकार है? तुम्हारा मो वंश उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भले ही काफी शक्तिशाली हो, लेकिन अंततः यह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का एक कुत्ता मात्र है। ये शब्द सुनते ही हॉल में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। कई लोगों ने काले वस्त्रधारी उस व्यक्ति को हैरानी भरी निगाहों से देखा जिसने इतने उद्दंड शब्द कहे थे। क्या इस व्यक्ति का वास्तव में इरादा उस कसाई को क्रोधित करने का था जिसने कभी ब्लैक रोटरी बैंडिट ट्रूप का नरसंहार किया था और उनका खून नदी की तरह बहा दिया था? ऊंचे चबूतरे पर खड़ी नालन यानरान के सुंदर चेहरे पर काले वस्त्रधारी व्यक्ति की आवाज सुनकर हल्का सा भाव बदल गया। जब से वह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की शिष्या बनी थी, उसने किसी को भी मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का इस तरह से उदासीन भाव से जिक्र करते नहीं देखा था। मो चेंग नीचे काले वस्त्रधारी व्यक्ति को ध्यान से घूर रहा था। उसका बूढ़ा चेहरा थोड़ा क्रूर लग रहा था। हथेली हिलाते हुए उसके होठों का कोना हल्का सा फड़क उठा। तुरंत ही हॉल के चारों ओर के दरवाजे लात मारकर खुल गए। मो कबीले के दर्जनों पुनर्तः हथियारों से लैस बलिष्ठ लोग हत्या के इरादे से अंदर घुस आए और काले वस्त्रधारी व्यक्ति को घेर लिया। जब से मैं बूढ़ा होकर मो कबीले का प्रथम मुखिया बना हूं, तब से तुम इतने सालों में पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने मो कबीले में बवाल मचाने की हिम्मत की है। मो चेंग ने भारी स्वर में कहा। काले चोगे को थोड़ा सा उठाया गया और मो चेंग को मानो उस काले चोगे के नीचे छिपी व्यंग्यात्मक निगाह का आभास हो गया। काले चोगे के नीचे से निकले उन शब्दों के बाद उसके दिल में उमड़ रही हत्या की भावना अंततः असहनीय हो गई और वह और भी उग्र हो गई। वो उबाऊ और दुर्भावनापूर्ण बातें करना बंद करो। तुमने गलत अनुमान नहीं लगाया। आज मैं सचमुच यहाँ तबाही मचाने आया हूँ। मो कबीले का बूढ़ा काले वस्त्रधारी व्यक्ति के शब्दों में हल्की हंसी गूंजी, जिससे एक बार फिर पूरा माहौल चौंक गया। शाबाश शाबाश, हा हा बदमाश, तुम तो बड़े साहसी हो। जैसे ही उसने दांत भींचकर जोर से हंसा, मो चेंग के शरीर के भीतर से अचानक एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह फूट पड़ा। उसके कपड़े हू हू की आवाज के साथ फूल गए। तुरंत ही इस ऊर्जा के दबाव से उसके आसपास की कुर्सियां और मेजें धमाके के साथ फट गईं। इस बूढ़े की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पूरे हॉल में धीरे धीरे फैल रही दबावकारी ऊर्जा को महसूस करते हुए गे की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। अंकल गे, क्या हमें दखल देने की जरूरत है? नालन यानरान ने उस खड़खड़ाती हुई ची को देखा, अपना सिर झुकाया और धीरे से गे से पूछा। देखते हैं क्या होता है। ये काले वस्त्रधारी व्यक्ति साधारण नहीं है। मो वंश हाल ही में हद से ज्यादा घमंडी हो गया है। संप्रदाय के कुछ वरिष्ठ लोग मो चेंग से असंतुष्ट होने लगे हैं। इस बार मो चेंग को कुछ कठिनाइयों का सामना करने देना उसे थोड़ा संयम बरतने पर मजबूर करेगा। अन्यथा वह यही सोचता रहेगा कि इस जियामा साम्राज्य में अब कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं बचा है। गे ने सिर हिलाते हुए अपने विचार व्यक्त किए। मो चेंग के शरीर से फैल रही दबाव शक्ति को महसूस करते हुए आसपास के मेहमानों के चेहरे के भाव बदलने लगे। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में मो चेंग को अभिनय करते नहीं देखा था। उनकी शक्ति में इतनी वृद्धि होना अप्रत्याशित था। ऐसा लगता है कि उसमें कम से कम 5 सितारा डोलिंग जितनी ताकत है ना? सिर्फ 2 साल से थोड़े ही ज्यादा समय में इस बूढ़े ने अपनी ताकत को लगभग 3 सितारा बढ़ा लिया है। वाकई वह बहुत डरावना है। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मनाह भरी। अपने ही मुखिया के चेहरे पर क्रोध का भाव देखकर मो कबीले के चारों ओर मौजूद बलवान लोगों ने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए। वे काले वस्त्रधारी व्यक्ति को भयंकर क्रोध से घूर रहे थे। उनके शरीर से ऊर्जा का प्रवाह उमड़ रहा था और वे किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार थे, मानो अपनी क्षमताओं पर अत्यधिक घमंड करने वाले इस व्यक्ति को मांस के ढेर में बदल देना चाहते हों। मो कबीले में आने का मेरा मुख्य कारण कोई खास व्यक्ति है। मो चेंग की बढ़ती हुई ऊर्जा को अनदेखा करते हुए काले वस्त्रधारी व्यक्ति कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, रॉक डेजर्ट सिटी से पकड़ी गई छोटी लड़की किंग लिन को मुझे सौंप दो। काले वस्त्रधारी व्यक्ति के शब्द कहते ही मो चेंग का चेहरा अचानक पूरी तरह बदल गया। इस बार उसने कोई अनावश्यक शब्द नहीं कहे। बर्फ के ढेर की तरह ठंडे चेहरे के साथ उसने हाथ हिलाया और गंभीर स्वर में आदेश दिया, उसे मार डालो। मो चेंग के आदेश का पालन करते हुए मो कबीले के आसपास मौजूद बलवान लोगों ने जोरदार आवाज में चिल्लाया। डोऊची वर्ग के कुछ बलवान लोगों ने तुरंत अपने डोऊची लबादे निकाले और अपने हाथों में मौजूद बड़ी बड़ी तलवारों से काले लबादे वाले व्यक्ति पर हिंसक प्रहार किए। काले वस्त्रधारी व्यक्ति वहीं खड़ा रहा और उसने बचने का कोई प्रयास नहीं किया। जब 10 से अधिक तेज धार वाले बड़े चाकू उसके शरीर पर वार करने ही वाले थे, तभी अचानक उसके शरीर के भीतर से एक मोटी सफेद ज्वाला निकली और उसे घेर लिया। ची असंख्य आश्चर्यचकित निगाहों के सामने डोऊची से ढके हुए तेज बड़े चाकू उस अजीब मोटी सफेद लौ की परत के संपर्क में आते ही पल भर में ची ची की आवाज के साथ गर्म धातु के तरल में बदल गए। उस भयंकर सफेद ज्वाला ने जब उन विशाल चाकुओं को जलाकर राख कर दिया, तो ज्वाला के कुछ छोटे छोटे अंकुर फूट पड़े। तुरंत ही ज्वाला के अंकुर उन कुछ बदकिस्मत लोगों के शरीरों पर टूट पड़े जो समय रहते बच नहीं पाए। उस क्षण केवल एक धीमी दबी हुई आवाज सुनाई दी।
मो कबीले के ये कुछ बलवान लोग एक भी चीख नहीं निकाल पाए थे कि वे काले रंग की राख के ढेर में बदल गए जो जमीन पर बिखर गई। फुफकार। मो कबीले के कुछ बलवान लोगों का वह भयानक दृश्य देखकर तुरंत ही ठंडी हवा के झोंके की आवाज चारों ओर फैल गई। अनगिनत स्तब्ध निगाहें काले वस्त्र पहने स्थिर खड़े व्यक्ति को घूर रही थीं। जैसे ही उन्हें उस घनी सफेद ज्वाला का आतंक याद आया, सबके रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये स्वर्गीय ज्वाला है? गेये ने अचेतन रूप से चिल्लाते हुए काले वस्त्रधारी व्यक्ति को हैरानी भरे चेहरे से देखा। नालन यानरान का सुंदर चेहरा कुछ गंभीर था। उसने अपनी खूबसूरत ठुड्डी को धीरे से हिलाया और अपनी सुंदर आंखों से काले वस्त्रधारी व्यक्ति को ध्यान से देखते हुए कहा, ये व्यक्ति सचमुच बहुत शक्तिशाली है। मो कबीले ने इस बार किसी ऐसे व्यक्ति को उकसा दिया है जिसे उन्हें नहीं उकसाना चाहिए था। दूसरी ओर ये कबीले के मुखिया ये कौन भी उस भयानक घनी सफेद ज्वाला को देखकर चौंक उठे। हालांकि इसके तुरंत बाद ही उनकी आंखों में एक घमंडी चमक दिखाई दी। स्पष्ट रूप से मो कबीले द्वारा इतने शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज करने से उन्हें बेहद संतुष्टि मिली थी। तुम कौन हो? ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हमारे मो वंश ने तुम्हें नाराज किया है, तो फिर तुम हमारे मो वंश से क्यों पंगा ले रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे मो वंश के पीछे उस घनी सफेद लौ ने मो चेंग के दिल को भी अचानक धंसा दिया। बेचैनी धीरे धीरे उसके दिल को घेरने लगी और उसने जोर से पुकारने के लिए अपना मुंह खोला। ही तुम्हारे मो कबीले के पीछे वो मिस्टी क्लाउड सेक्ट है ना? लेकिन अगर यून यून आज यहाँ होती भी तो वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाती, मो चेंग। काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ठंडी हंसी ने मो चेंग की बात काट दी। हालांकि उसकी ये बातें पहले से भी ज्यादा दृष्ट थीं, लेकिन किसी को भी ये सोचने की हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी मोटी सफेद ज्वाला का इस्तेमाल डराने के लिए कर रहा है। किंग लिन को मेरे हवाले करो, वरना आज मैं तुम्हारे मो वंश को खून से लथपथ कर दूंगा। काले वस्त्रधारी व्यक्ति धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ा। उसके शांत शब्दों में अचानक कठोर हत्या का भाव आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। क्या तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं हो रहे? तुम मेरे मो कबीले को अपमानित कर सकते हो, लेकिन मिस्टी क्लाउड संप्रदाय और संप्रदाय प्रमुख यून यून को अपने शब्दों से कलंकित करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। काले वस्त्रधारी व्यक्ति के शब्दों में छिपी घातक भावना को भांपकर मो चेंग का दिल कांप उठा। फिर भी उसने अपनी गर्दन सीधी की और दृढ़ता से पुकारा, तुम्हें चापलूसी करना बहुत अच्छे से आता है। वैसे मैंने पहले ही कहा है कि अगर यून यून आज आ भी जाए तो कोई फायदा नहीं होगा। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा। उसके कदम एक बार फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक उसका शरीर कांप उठा और उसके पैरों के नीचे से ऊर्जा का विस्फोट हुआ। काले वस्त्रधारी व्यक्ति पल भर में एक काली परछाई में बदल गया और मो चेंग के पीछे ऐसे प्रकट हुआ जैसे उसने टेलीपोर्ट किया हो। अगर तुम उसे मेरे हवाले नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। मो चेंग के कान के पास एक धीमी बर्फीली आवाज गूंजी, जिससे मो चेंग की आंखें अचानक सिकुड़कर एक सुई के छेद जितनी हो गईं। इस राक्षस जैसी गति ने मो चेंग के दिल में सिहरन पैदा कर दी थी। हालांकि मो चेंग का दिल कांप रहा था, फिर भी वह एक प्रसिद्ध बलवान व्यक्ति माना जाता था। उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तुरंत उग्र हो गया। गहरे लाल रंग की ऊर्जा लाल लपटों के गुच्छे की तरह उसके पूरे शरीर को अपने घेरे में ले रही थी। उसी समय उसकी हथेली पंजे की तरह मुड़ी हुई थी और उसके कुछ नुकीले नाखून चील के पंजे की तरह काले वस्त्रधारी व्यक्ति के दिल को हिंसक रूप से जकड़ रहे थे। सूखे हुए हाथ को हिंसक ढंग से पकड़ते हुए देखकर काले वस्त्रधारी व्यक्ति ठंडी हंसी हंसा। उसने मुट्ठी कसी और बेमिसाल ताकत से हथेली पर प्रहार किया। तुरंत ही एक स्पष्ट काचाक की आवाज के साथ मो चेंग का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया और उसने मुंह भर ताजा खून उगल दिया, जिससे उसके कपड़े भीग गए। उस भयंकर बल से उसका शरीर भी हवा में उछल गया और जमीन पर जोर से पटका। इसके बाद वह लगभग 10 मीटर लंबी एक लकीर बनाते हुए जमीन पर घिसटता चला गया और अंत में धीरे धीरे रुक गया। महज एक ही झटके में जियामा साम्राज्य के पूरे पूर्वी क्षेत्र में नाम कमाने वाले उस शक्तिशाली व्यक्ति को काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने इतनी लापरवाही से एक तरफ धकेल दिया मानो वह किसी मक्खी को मार रहा हो। इस नाटकीय दृश्य ने हॉल में मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। हालांकि पहले हुए हमले के बाद सभी को काले वस्त्रधारी व्यक्ति की अविश्वसनीय शक्ति का एहसास हो चुका था, लेकिन किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि यह असाधारण व्यक्ति वास्तव में इतना शक्तिशाली होगा। कम से कम 5 सितारा डोलिंग के बल पर भी पलटवार करने की थोड़ी सी भी ताकत नहीं थी। ये किस तरह की भयावह शक्ति थी? डो हुआंग पीले पड़े चेहरों के साथ सेवकों ने मो चेंग को देखा, जो कुछ ही मिनटों में मो वंश के उच्च पदस्थ प्रथम बुजुर्ग से दयनीय हालत में एक बुरे व्यक्ति में बदल गया था। काले वस्त्र के नीचे से एक उदासीन आवाज निकली, उस व्यक्ति को हमारे हवाले करो। तुम अब मो कबीले और मिस्टी क्लाउड सेक्ट को उकसा रहे हो। लड़खड़ाते हुए खड़े होते हुए मो चेंग ने अपनी दृढ़ता बनाए रखते हुए कहा। इस समय वह स्पष्ट रूप से मिस्टी क्लाउड सेक्ट का इस्तेमाल इस रहस्यमय व्यक्ति में भय पैदा करने के लिए कर रहा था। मैंने तुम्हें मौका दिया है। थोड़ी निराशा भरी आह भरते हुए काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना पैर धीरे से आगे बढ़ाया। एक बार फिर वह अजीब तरह से मो चेंग के सामने आ गया। उसने अचानक अपनी हथेली आगे बढ़ाई और मो चेंग की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए उसने गंभीर और ठंडी आवाज में कहा, चूंकि तुम इसकी कद्र करना नहीं जानते तो मर जाओ। आकाश में युद्ध सी 255 अध्याय 255 कुटिल साधन। शांत हॉल में सभी लोग मो चेंग को हैरानी से देख रहे थे, जिसकी गर्दन को काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने बड़ी आसानी से पकड़ लिया था। उस क्षण सभी ने अनजाने में अपनी लार निगल ली।
महज 10 मिनट पहले वह जियामा साम्राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करने की एक बड़ी योजना बना रहा था। लेकिन 10 मिनट बाद ही उसका जीवन भी किसी और के हाथों में थाम लिया गया था। इतनी जल्दी सब कुछ बदल जाने से हॉल में मौजूद हर कोई घटनाक्रम पर अविश्वास से भर गया था। हालांकि यह एहसास कितना भी अवास्तविक क्यों न हो, उनकी आंखों में जो सच्चाई दिखाई दी उसने सभी को काफी क्रूर तरीके से बता दिया कि मो कबीले का ये प्रथम बुजुर्ग जल्लाद मो, जिसकी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में काफी मजबूत प्रतिष्ठा थी, इस बार किसी और के हाथ की कठपुतली बन गया था। काले चोगे के नीचे से निकली उन भारी और डरावनी आवाजों को सुनकर हॉल में मौजूद हर किसी के दिल में अचानक एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मो वंश सचमुच मोचेंग इस केंद्रीय स्तंभ को खो देता है तो ये छोटे मोटे ताकतवर लोग भविष्य में मो वंश के नियंत्रण से खुद को मुक्त करने का मौका पा लेंगे। हालांकि हॉल में मो वंश के कई सहयोगी मौजूद थे, लेकिन फिर भी कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। हे प्रभु, कृपया दया कीजिए। जैसे ही काले वस्त्रधारी व्यक्ति अपने हाथ में पकड़े मो चेंग को हथेली से मसलकर जान से मारने की तैयारी कर रहा था, अचानक हॉल में एक चीख सुनाई दी। ये चीख सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग आवाज की दिशा में मुड़े और अपनी निगाहें घुमाईं। अंत में उनकी निगाहें उठ खड़ी हुई गेये पर आकर रुक गईं। देखते ही देखते उनके चेहरे के भाव अनियमित रूप से बदलने लगे। सबकी निगाहें गेये पर टिकी होने के कारण उनके बूढ़े चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। सच कहें तो मोचेंग की पूरी तरह से बेबस हालत देखकर उनका सिर बाहर आना नामुमकिन था। लेकिन चाहे जो भी कहा जाए, मिस्टी क्लाउड सेक्ट मो वंश का समर्थक था। ये बात सबको पता थी। अगर यह रहस्यमयी काले वस्त्रधारी व्यक्ति, जिसका कोई ज्ञात इतिहास नहीं था, सिर्फ मोचेंग को सबक सिखाना चाहता, तो ये उसे रोकने के लिए आगे नहीं आते। लेकिन अब हालात देखकर साफ था कि वह व्यक्ति जान से मारने की नीयत रखता था। इस मुकाम पर पहुंचकर ये चुप नहीं बैठ सकते थे। आखिर अगर उन्होंने मोचेंग को अपनी आंखों के सामने मरने दिया तो भविष्य में मिस्टी क्लाउड सेक्ट में लौटने पर उन्हें फटकार से बचना नामुमकिन था। ये की चीख सुनकर काले वस्त्रधारी व्यक्ति की क्रिया रुक गई। उसने अपना सिर घुमाया और ऊंचे चबूतरे पर बैठे ये को उदासीनता से देखा। उसके बाएं हाथ पर एक हल्की मोटी सफेद लौ बार बार उछल रही थी। काफी देर तक ये को घूरने के बाद काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना सिर फिर घुमाया। काले वस्त्र के नीचे उसकी मोटी ठंडी आंखें पीले चेहरे वाले मोचेंग पर टिकी हुई थीं और उसने ठंडे स्वर में कहा, किंग लिन को मेरे हवाले करो। जी महोदय, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। मोचेंग के होंठ कांप रहे थे। बर्फीली ठंडी निगाहों से भेदे जाने के कारण उसके चेहरे पर थोड़ी पीड़ा महसूस हो रही थी। काले वस्त्र के नीचे उस आकृति ने स्पष्ट रूप से आह भरी और अपना सिर हिलाया। उसका हाथ अचानक ऊपर उठा, जिसके चारों ओर मोटी सफेद लौ लिपटी हुई थी। इसके बाद उसने अचानक नीचे की ओर वार किया और मोचेंग की दाहिनी भुजा के निचले हिस्से को भेद दिया। हथेली के आर पार जाने के बाद एक कटा हुआ हाथ नीचे गिर गया। काले वस्त्रधारी व्यक्ति की हथेली किसी तेज धार वाले ब्लेड की तरह थी। उसने जरा भी प्रतिरोध किए बिना मोचेंग की बांह के निचले हिस्से को चीर दिया। पल भर में उसकी बांह अलग होकर मोचेंग के कंधे से गिर पड़ी। अंत में वह चमकदार लाल कालीन पर इस तरह गिरी कि आंखों को चुभ गई। कटे हुए हाथ से ताजा खून नहीं बह रहा था, उस पर सिर्फ पूरी तरह से झुलसे हुए काले निशान थे। स्पष्ट रूप से जिस क्षण काले वस्त्रधारी व्यक्ति की हथेली कटी, उस पर मौजूद उच्च तापमान ने उन रक्त वाहिकाओं को पूरी तरह से जला दिया था। कटे हुए हाथ के अचानक दर्द से मोचेंग का चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया, जो अत्यंत क्रूर और भयावह लग रहा था। उसके मुंह से एक तीखी चीख निकली, जिसमें छिपाना मुश्किल दर्द झलक रहा था, जिससे हॉल में मौजूद हर किसी के दिल में सिहरन दौड़ गई। कितना भयानक! जमीन पर पड़े कटे हुए हाथ को देखकर सबकी निगाहें कांप उठीं। उन्होंने अपनी लार नीली और उनके चेहरे पीले पड़ गए। पलक झपकते ही मोचेंग, जिसका नाम जियामा साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र में गूंजता था, एक अपाहिज बन गया। इस तरह के पतन को देखकर लोगों को लगा मानो वे किसी सपने में हों। अपनी हथेली से टूटी हुई बांह को पकड़े हुए मोचेंग का शरीर बार बार कांप रहा था। उसकी झुकी हुई आंखों में पागलपन और दुर्भावना झलक रही थी और वह धीरे से दहाड़ा, मो कबीले के लोगों, इस कमीने को मार डालो। मोचेंग की धीमी दहाड़ सुनकर मो कबीले के आसपास के सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे मन ही मन भयभीत थे, लेकिन अतीत के मोचेंग की बची हुई शक्ति के आगे वे केवल अपने दांत भींचकर भयंकर चेहरों और क्रोधित दहाड़ों के साथ शियाओ यान पर टूट पड़े। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने मो कबीले के सदस्यों के उस पर झपटने की अनदेखी की और मोचेंग को उदासीनता से देखता रहा। मो कबीले के सदस्य काले वस्त्रधारी व्यक्ति से 5 मीटर की दूरी पर आ पहुंचे। हालांकि जब उन्होंने अपने पैर फिर से उठाए तो उनके पैरों के तलवों से एक मोटी सफेद बर्फ की परत अजीब तरह से फैल गई और उनके शरीर को चमकदार हल्के सफेद प्रकाश वाली बर्फ की छड़ों में लपेट लिया। 1 मिनट से भी कम समय में हॉल के अंदर 10 से अधिक असली दिखने वाली बर्फ की मूर्तियां अचानक प्रकट हो गईं। तुरंत ही हॉल का वातावरण फिर से बहुत शांत हो गया। पूरे हॉल में एक बर्फीली ठंडक छा गई, जिससे हर कोई सांस लेने से भी डरने लगा। बिना किसी चेतावनी के बर्फ में जम चुके मो कबीले के 10 से अधिक सदस्यों को देखकर ऊंचे चबूतरे पर खड़ी नालन यानरान और गेये ने ठंडी हवा में सांस ली। काले वस्त्रधारी व्यक्ति के अजीबोगरीब आक्रमण के तरीके और उसकी क्रूरता ने उन्हें कुछ हद तक चौंका दिया। एक भीषण हमले में लगभग 10 से अधिक बर्फ की मूर्तियां बिखर जाने के बाद मो कबीले के सभी सदस्य जल्दबाजी में पीछे हट गए। मोचेंग चाहे जितना भी चिल्लाता रहा, वे इतने भयभीत थे कि उन्होंने दोबारा शियाओ यान के आक्रमण क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम उसे सौंपना चाहते हो?
या नहीं? मो चेंग की चीख पुकार को अनसुना करते हुए काले वस्त्रधारी व्यक्ति की आवाज अभी भी वही युवा और मधुर थी। उसका उदासीन रवैया ऐसा था मानो उसने पहले जो नरसंहार किया था वह उसी ने न किया हो। तुम आखिर हो कौन? मो चेंग हौंकते हुए कर्कश स्वर में बोला। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया जो एक भयावह भाव से ढका हुआ था और काली पोशाक को घूरते हुए कर्कश आवाज में बोला। तुम मेरी बची खुची सहनशीलता को भी खत्म कर रहे हो। मो चेंग के उग्र स्वभाव से काले वस्त्रधारी व्यक्ति के मन में जरा भी प्रशंसा का भाव नहीं आया। उसकी धीमी आवाज में अधीरता और निर्दयता झलक रही थी, मानो उसका धैर्य पूरी तरह से टूट चुका हो। उसकी हथेली धीरे धीरे ऊपर उठी और सीधी होकर हाथ के आकार की चाकू जैसी आकृति में बदल गई। वह हल्की सी कांप रही थी और उस पर मोटी सफेद लौ उछलती कूदती हुई ऊपर उठ रही थी। अगर तुमने मुझे मार डाला तो वो छोटी बच्ची भी मेरे साथ तुरंत मर जाएगी। सिकुड़ी हुई आंखों से धीरे धीरे उठते हुए हाथ को देखते हुए मो चेंग का चेहरा तुरंत विकृत हो गया। कुछ ही पलों में वह इसे और सहन नहीं कर सका और चीख पड़ा। किंगलिन सचमुच अभी भी जीवित है। मो चेंग की चीख सुनकर काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने राहत की एक हल्की सी आह भरी और मन ही मन धीरे से कुछ बुदबुदाया। तुम्हारे मो कबीले का कोई ऐसा व्यक्ति जो कबीले की ओर से बोल सके, आगे आओ। तुमने जिस बच्ची को बंदी बनाया है उसे मेरे हवाले कर दो, वरना आज मैं मो कबीले को खून से लथपथ कर दूंगा। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना सिर घुमाया और मो कबीले के लोगों के समूह की ओर धीरे से कहा। हालांकि काले वस्त्रधारी व्यक्ति के शब्द अत्यंत शांत थे, लेकिन मो कबीले के सदस्य जिन्होंने उसके हमलों की क्रूरता देखी थी उसकी बातों की सच्चाई पर संदेह करने की हिम्मत नहीं कर सके। तभी अचानक कोई पीछे की ओर कूदा और हॉल से गायब हो गया। कोई फायदा नहीं, इस मो परिवार में कोई भी मेरे आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता। मो चेंग हौंकते हुए बोला। उसने अपनी गर्दन मरोड़कर उस हाथ से छुटकारा पाने की कोशिश की जिसने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन उसकी इस हरकत से कोई फायदा नहीं हुआ। एक शब्द और बोला तो मैं तेरी जबान जला दूंगा। मो चेंग की आंखों के सामने एक लंबा हाथ आगे पीछे हिलने लगा। उस पर जल रही मोटी सफेद लौ से मो चेंग की आंखों में ठंडी चमक आ रही थी। इसके चलते उसके मुंह से निकले अगले शब्द उसके मुंह में ही अटक गए। मोकुल के सदस्य के गायब होने के कुछ ही समय बाद घबराए हुए चेहरों वाले लोगों का एक बड़ा समूह हॉल में उमड़ पड़ा। मो चेंग की दयनीय हालत देखकर उनके चेहरे भावहीन हो गए। उनमें से किसने सोचा होगा कि आमतौर पर एक मजबूत व्यक्तित्व वाले प्रथम बुजुर्ग का ये हाल हो जाएगा। महोदय, मैं मोकुल का मुखिया मोलैन हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि प्रथम बुजुर्ग ने आपको किस बात से नाराज किया है? उत्तम वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने 2 कदम आगे बढ़कर गंभीर और विनम्र स्वर में कहा। 10 मिनट में मैं उस छोटी बच्ची किंगलिन को देखना चाहता हूँ जिसे तुम्हारे मो कबीले ने बंदी बना लिया है। अन्यथा मो कबीले के अस्तित्व का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। काले चोगे के नीचे छिपी बर्फीली ठंडी आवाज और अचानक उत्पन्न हुई भयानक शक्ति ने हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर भय का भाव पैदा कर दिया। काले वस्त्रधारी व्यक्ति उसी स्थान पर खड़ा रहा। उसकी प्रबल शक्ति के बल से उसके पैरों के नीचे जमीन पर अनगिनत छोटी छोटी दरारें फैल गईं और काचाक की ध्वनि सुनाई दी। डहुआंग। फैली हुई दरारों को देखकर नालन यानरान और गे ये, जिन्होंने एक से अधिक बार इतनी ताकत का अनुभव किया था, अनजाने में चिल्ला उठे और उनके चेहरे के भाव तेजी से बदल गए। उन दोनों की आवाजें गुस्से से भरी गड़गड़ाहट की तरह थीं, जो कमरे में मौजूद हर किसी के सिर पर जोर से टकराईं। उस पल यहाँ तक कि उस क्रूर चेहरे वाले मो चेंग भी सुनना पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि काले वस्त्र पहने ये रहस्यमय व्यक्ति असल में एक दोहुआंग होगा। उस भयानक शक्ति के साए में कांपते हुए मिट्टी से रंगे चेहरे वाले मो कबीले के मुखिया मोलैन के होठों का कोना कुछ देर तक तेजी से फड़कता रहा। छोटी बच्ची, कहीं ये वही तो नहीं जिसे प्रथम बुजुर्ग वापस लाए थे? हे भगवान, इस बूढ़े ने आखिर किसे नाराज किया है? इसने तो एक दोहुआंग को यहाँ बुला लिया। महोदय, कृपया प्रतीक्षा कीजिए, मैं तुरंत जाकर इस व्यक्ति को रिहा करवाता हूँ। दोहुआंग के दबाव में आकर मोलिन ने सीधे सीधे बात की। वह अच्छी तरह समझ गया था कि उसे और दूसरों को शर्तों पर चर्चा करने का जरा भी अधिकार नहीं है, इसलिए उसने तुरंत और जल्दी से सिर हिलाकर सहमति दे दी। मोलैन, स्थिर खड़ी रहो। तुम्हें उसे रिहा करने की अनुमति किसने दी? मो चेंग ने अचानक अपना सिर उठाया और गुस्से से चिल्लाया। प्रथम एल्डर, आप एक छोटी बच्ची के कारण हमारे मो कबीले को इतने खतरनाक हालात में क्यों डालना चाहते हैं? मो चेंग द्वारा रोके जाने पर मोलैन ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए गुस्से से कहा। उनके हाव भाव से ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें किंगलिन के त्रिगुनी हरे नाग फूल की पुतलियों के बारे में जानकारी नहीं थी। क्या पता, वो छोटी बच्ची तो पक्का। मो चेंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन उसकी चीख पूरी होने से पहले ही काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति ने अचानक पलटवार किया। एक भयानक ताकत से भरे पैर के साथ एक तीखी धमाके जैसी आवाज आई जब शाओ यान ने मो चेंग के पेट पर जोरदार लात मारी। तुरंत ही मो चेंग के मुंह से निकले शब्द जबरदस्ती निगल लिए गए। अपने बाएं हाथ से पेट को पकड़े हुए उसने जोर से खून की उल्टी कर दी। मो चेंग के पैर जमीन पर गड़ गए और वह पीछे की ओर घिसटते हुए एक मजबूत चबूतरे के खंभे से टकरा गया। तभी वह भयानक ताकत थमी। काले वस्त्रधारी व्यक्ति का धैर्य मानो मक्खी की तरह शोर मचाने वाले मो चेंग के प्रति टूट चुका था। उसे एक जोरदार लात मारने के बाद उसके पैरों के पंजे जमीन पर हल्के से टिके। उसकी आकृति एक बार फिर भूत की तरह प्रकट हुई और पीले चेहरे वाले मो चेंग की ओर तेजी से बढ़ी। उसकी मुट्ठी पर तेज सफेद ज्वाला भड़क उठी। स्पष्ट था कि इस बार वह सचमुच उसे जान से मार देना चाहता था। महोदय, हमारे मिस्टी क्लाउड सेट की प्रतिष्ठा को देखते हुए कृपया मो चेंग को छोड़ दें।
काले वस्त्रधारी व्यक्ति के अचानक जागृत हुए घातक इरादे को भांपते हुए गेये का चेहरा एकदम बदल गया और उसने जल्दी से पुकार लगाए। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने मानो गेये की पुकार नहीं सुनी। काले वस्त्रधारी व्यक्ति को रुकने का जरा भी संकेत न देते देख गेये का बुरा चेहरा बिगड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा और वह काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ा। भाड़ में जाओ। गेये को अपनी ओर आते देख काले चोगे के नीचे से एक ठंडी चीख निकली। चोगे वाले व्यक्ति का शरीर अचानक हवा में अजीब तरह से घूम गया। इसके बाद वह एक भूत जैसी परछाई में बदल गया और गेये के कंधों को छूते हुए उसके पास से गुजर गया। जैसे ही दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए, काले वस्त्रधारी व्यक्ति की हथेली दूसरे व्यक्ति की छाती पर जोर से छप गई। पल भर में गेये का चेहरा पीला सफेद पड़ गया। उसका शरीर जैसे किसी पतंग की डोर कट गई हो, वैसे ही पीछे की ओर गिर पड़ा। जैसे ही दोनों एक दूसरे से लिपटे, हल्की हवा के झोंके ने काले वस्त्र पहने व्यक्ति के चेहरे पर पड़े कपड़े को हटा दिया। एक नाजुक और सुंदर चेहरे का आधा हिस्सा दिखाई दिया और संयोगवश गेये की आंखों में एक धुंधली सी छवि कौंध गई। पल भर में उसका शरीर स्थिर हो गया। उसका चेहरा सदमे से भर गया। आकाश में युद्ध सी 256 अध्याय 256 मोचेंग की हत्या। गेये का शरीर पतझड़ की हवा में गिरते पत्ते की तरह था और वह तेजी से लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। रास्ते में पड़ी मेजें और कुर्सियां गेये के भीतर छिपी शक्ति के कारण उसके संपर्क में आते ही चकनाचूर हो गईं। गेये के पैर जमीन पर घिसते हुए हॉल की आधी दूरी तक पीछे धकेल दिए गए, फिर धीरे धीरे रुक गए। उनका कुछ पीला पड़ा चेहरा अविश्वास और सदमे से भरा हुआ था। तुम, अपने होठों के कोने से खून के निशान पहुंचते हुए गेये ने कुछ गहरी उबड़ खाबड़ सांसें लीं। उसका दिल तूफानी समुद्र की तरह धड़क रहा था। ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। उसके मन में 3 साल पहले के शाओ कबीले के युवा मुखिया का कोमल चेहरा, जो कभी अडिग और जिद्दी हुआ करता था, धीरे धीरे उसकी यादों की गहराई से उभर आया। जब उसकी नजर उस चेहरे पर पड़ी जिसे उसने अभी अभी एक पल के लिए देखा था, तो दोनों में हल्की सी समानता दिखाई दी। असंभव। गेये की छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी और उसका दिल अचानक जोर से कांप उठा। उसने गहरी सांस ली और थोड़ी देर बाद सिर हिलाया। मुझे जरूर कुछ गलत दिखाई दिया होगा। भले ही उस युवक ने अपाहिज होने की बदनामी को त्याग दिया हो, फिर भी 3 साल की छोटी सी उम्र में उसका इस मुकाम तक पहुंचना नामुमकिन है। 3 साल में एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ताकत पहले 2 उजे के स्तर की भी नहीं थी, उसने अपनी ताकत को 2 हुआंग वर्ग तक बढ़ा लिया। ये सुनकर गेये ने गर्व से अपनी छाती थपथपाई और दावा किया कि पूरे 2 ऊंची महाद्वीप में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यह उपलब्धि हासिल कर सके। जैसे जैसे गेये के भाव धीरे धीरे शांत होने लगे, उसे उस चेहरे पर भी संदेह होने लगा जिस पर उसने कुछ क्षण पहले एक पल के लिए नजर डाली थी। थोड़ा सोचने के बाद उसके मन में एक बात पक्की हो गई। उसकी दृष्टि सचमुच धुंधली हो गई थी। इस बात को मन में पक्का मान लेने के बाद गेये के चेहरे पर सदमे के भाव धीरे धीरे कम होने लगे। उसने अपनी छाती पकड़ी और 2-3 बार खांसा। उसके मुंह के कोने से खून की एक पतली धार फिर से बह निकली। काले वस्त्रधारी व्यक्ति के हमले से उसे वाकई काफी गंभीर चोट लगी थी। अंकल गे, आप ठीक हैं? ऊंचे चबूतरे से नालन यानरान नीचे उतरकर गेये के पास पहुंची। उसके सुंदर चेहरे पर चिंता झलक रही थी और उसने घबराकर पूछा। खांसी, मैं ठीक हूं। गेये ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा। गेये के पीले पड़े चेहरे को देखकर नालन यानरान की भौहें तन गईं। ये पहली बार था जब उसने किसी को मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के सदस्यों के साथ इस तरह का व्यवहार करते देखा था। तुरंत ही उसका सुंदर चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने अपनी निगाहें उस काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर घुमाई। उसने ठंडे स्वर में कहा, महोदय, क्या आज आपके कार्यों को मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के प्रति उकसावे के रूप में देखा जा सकता है? काले वस्त्रधारी महिला थोड़ी सी कांप उठी। नालन यानरान को मानो काले वस्त्र के नीचे से आती हुई उदासीन निगाह का आभास हो गया। तुरंत ही उसने अपना हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके हृदय में क्रोध छिपा हुआ था। मिस्टी क्लाउड सेक्ट का जिक्र करने के अलावा तुम क्या कर सकते हो? मैं आज मो चेंग की जान जरूर ले लूंगा। अगर मुझे रोकना चाहते हो तो कार्रवाई करो। मुझे डराने के लिए मिस्टी क्लाउड सेक्ट और यून का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये मुझ पर असर नहीं करेंगे। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी आस्तीनें थपथपाईं। उसकी आवाज में उपहास और ठंडी हंसी थी। तुम? काले वस्त्रधारी व्यक्ति के उपहास को सुनकर नालन यानरान की काली भौहों पर क्रोध की लहर दौड़ गई। उसने ठंडे लहजे में हंसते हुए कहा, तुम एक दोहुआंग हो। मुझे लगता है कि जियामा साम्राज्य में तुम्हारी कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी। चूंकि तुम आज मो चेंग को मारने पर तुले हो, तो कृपया मुझे अपना नाम बताओ। भविष्य में मेरा मिस्टी क्लाउड संप्रदाय तुम्हें ढूंढकर तुमसे बात करेगा। मुझसे तर्क करो। हाँ, यून को ही सैकड़ों लोगों को तर्क वितर्क के लिए एक साथ लाना चाहिए, है ना? काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने सिर हिलाया और ताना मारते हुए हंसा। जब तुमने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के इतने सारे शक्तिशाली लोगों के सामने मो चेंग को मारने की हिम्मत की, तो अब तुम अपना सिर क्यों छिपा रहे हो और सिर्फ अपनी पूंछ क्यों दिखा रहे हो? तुम्हारी ताकत को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम मो वंश के प्रतिशोध से नहीं डरते, बल्कि मो वंश के पीछे छिपे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से डरते हो, है ना? नालन यानरान ने ठंडे लहजे में कहा। ऐसा नहीं है कि मुझमें हिम्मत नहीं है, बल्कि मैं जाना नहीं चाहता। आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं देर सवेर मिस्टी क्लाउड सेक्ट जाऊंगा। जब वो समय आएगा तो आपको मेरी पहचान अपने आप पता चल जाएगी। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उदासीनता से कहा।
ये सुनकर कि काले वस्त्रधारी व्यक्ति मिस्टी क्लाउड सेक्ट को इस तरह से नीचा देखता है, नालन्यानरन ने अपने चांदी के दांतों को धीरे से और क्रूरता से भींचते हुए कहा, अच्छा, चूंकि तुम में इस तरह का साहस है, तो मैं देखना चाहूंगी कि क्या तुम में वास्तव में मिस्टी क्लाउड सेक्ट पर हमला करने का साहस है। क्या आपकी बात पूरी हो गई? काले चोगे में हल्की सी हलचल हुई। अंदर बैठा व्यक्ति मानो कंधे उचका रहा था। अगर आपने अपनी सारी बातें कह दी हैं, तो कृपया शोर मचाना बंद करें। मैं अब प्रहार करने ही वाला हूँ। अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं, तो रोकिए। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपकी पहचान के कारण कोई दया नहीं दिखाऊंगा। अगर आप नहीं चाहते कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय अपना उत्तराधिकारी खो दे, तो चुपचाप एक तरफ खड़े रहिए। ये सुनकर नालन्यानरान का लाल और चिकना छोटा सा मुंह कसकर बंद हो गया। उसकी भरी पूरी छाती थोड़ी ऊपर नीचे हुई, मानो प्रलोभन से भरी हुई हो। हालांकि उसका दिल गुस्से से भरा था, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। इस विशाल हॉल में कोई भी इस रहस्यमयी और शक्तिशाली व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा सामने वाला व्यक्ति मिस्टी क्लाउड सेक्ट से डरता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था। इसलिए मो चेंग को उसकी हथेली के नीचे आत्मा बनते देखने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं दिख रहा था। अपने पीछे नालन्यानरान की हरकत को अनदेखा करते हुए काले वस्त्रधारी व्यक्ति धीरे धीरे मुड़ा। उसने मंच के खंभे का सहारा लेकर खड़े मो चेंग को ठंडी निगाहों से देखा। उसकी हथेली पर एक मोटी सफेद लौ उठ रही थी, जिसमें हल्की ठंडक भी थी। महोदय, काले वस्त्रधारी व्यक्ति को जानलेवा प्रहार करते देख मोलैन का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि वह आगे बढ़कर उसे रोकना चाहता था, लेकिन कुछ देर पहले गेये और नालन्यानरान का हाल देखकर वह अपनी इस इच्छा को जबरदस्ती दबा सका। गेये के रुतबे के कारण ही काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से खुद को रोका था। हालांकि अगर वे आगे बढ़ते, तो हॉल के अंदर शायद कुछ और बर्फ की मूर्तियां बिखर जातीं। इसलिए मोलैन काले वस्त्रधारी व्यक्ति से थोड़ी सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर बोला, महोदय, उस छोटी बच्ची किंगलिन को कुछ नहीं हुआ है। जब तक आप प्रथम एल्डर को छोड़ देते हैं, हमारा मो कबीला आपकी शर्तों के अनुसार आपको मुआवजा देने को तैयार है। मोलैन की बातों पर काले वस्त्रधारी व्यक्ति भावहीन बना रहा। हॉल में उपस्थित सभी नेताओं की निगाहों के बीच वह धीरे धीरे मो चेंग की ओर बढ़ा। उसके भीतर छिपी एक धुंधली, काली और निर्मम हत्या की मंशा ने हॉल के भीतर एक बर्फीले वातावरण का माहौल बना दिया। काले वस्त्रधारी व्यक्ति को घूरते हुए, जिसने उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, मोलैन ने अजीब सी मुस्कान दी। इतनी जबरदस्त शक्ति के दबाव में वह बचाव का प्रयास करने का विचार ही छोड़ सकता था। निराश हृदय वाला मोलैन केवल यही आशा कर सकता था कि अत्यंत क्रूर कृत्यों वाला ये दोहुआंग मो चेंग को मारने के बाद मोवंश का सफाया न कर दे। अन्यथा मोवंश सचमुच शीर्ष शक्ति से गिरकर रैंकिंग में भी न रहने वाला बन जाएगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि मो चेंग भी समझ गया था कि काले वस्त्रधारी व्यक्ति उसे जान से मारने पर तुला हुआ है। इसलिए उसने दया की कोई व्यर्थ विनती नहीं की। उसने काले वस्त्रधारी व्यक्ति को खतरनाक ढंग से अपनी ओर आते देखा। उसका बायां हाथ अचानक थोड़ा सा हिल गया। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, तो मैं भी तुम्हें कुछ निशान दे दूंगा। एक भयावह मुस्कान के साथ मो चेंग ने अपना शरीर सिकुड़ा, जो अचानक कांप उठा। एक भयंकर छिपी हुई शक्ति ने उसकी आस्तीनें चीर दी। हवा में लटके नंगे हाथ पर नसें असंख्य छोटे सांपों की तरह फड़क रही थीं। वह हाथ अचानक अजीब तरह से बड़ा हो गया था। पहले सामान्य रहे नाखून भी आधे इंच बढ़ गए थे और उनका रंग भी अतुलनीय और अजीब तरह से काला हो गया था। फिलहाल मो चेंग का हाथ एक सामान्य इंसान के हाथ से पूरी तरह अलग था। देखने में वह हाथ किसी जादुई दानव के अंग जैसा लग रहा था। धीरे धीरे उसकी बांह पर हल्का लाल रंग छाने लगा। कुछ ही क्षणों में उसकी पूरी हथेली लाल हो गई। देखने पर ऐसा लग रहा था मानो आग की लपटों का एक गुच्छा बांह का आकार ले चुका हो। ब्रीद माउंटेन आम। प्रथम एल्डर ने सचमुच हमारे कबीले के संग्रह में मौजूद 5वें दर्जे के जादुई जानवर फायरी ब्रेकिंग माउंटेन राइनोसेरोस की अग्रभुजाओं को अपने शरीर पर प्रत्यारोपित कर लिया। मो चेंग को देखकर, जिसका हाथ अत्यंत विशाल हो गया था, मो कबीले के सभी उच्च अधिकारी अनायास ही विस्मय बोध से भर उठे। मोलैन का चेहरा मो चेंग के हाथ को देखते ही एकदम बदल गया। उसके होठों के कोने अनजाने में फड़कने लगे। ये चीज जो कुल की सबसे कीमती वस्तु थी और वास्तव में मो चेंग की निजी संपत्ति बन गई थी। कुल के मुखिया के रूप में उसके दिल में सचमुच क्रोध उमड़ रहा था। जाओ और मर जाओ। काले वस्त्रधारी व्यक्ति को घृणा से घूरते हुए मो चेंग ने अपने पीछे के चबूतरे से जोरदार कदम बढ़ाए। उसका घुटना थोड़ा मुड़ा और उसका शरीर तोप के गोले की तरह सीधा काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर बढ़ा। जैसे ही मो चेंग आगे बढ़ा, उसका कुछ बड़ा हाथ जमीन पर घिसट गया। उसकी नुकीली उंगलियों ने कठोर जमीन पर 5 गहरी खायां बना दी। मो चेंग को देखकर, जिसकी शक्ति अचानक बेहद भयावह हो गई थी, कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। हालांकि उन्होंने सुना था कि मो कबीले के सदस्य जादुई दानव के अंगों को उनके मूल अंगों के स्थान पर प्रत्यारोपित कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं देखा था कि प्रत्यारोपण से कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। वहीं खड़े होकर काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने मो चेंग को घूरा, जिसकी आंखें खून से पूरी तरह लाल और तनावग्रस्त हो गई थीं। उसने कोमल और ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, कितने दयनीय हो तुम। ऐसा लगता है कि जब तुमने जादुई पशु की शक्ति प्राप्त की, तो तुम्हारी मानसिक स्थिति धीरे धीरे पशु स्वभाव से प्रभावित हो गई। तुम्हारे तथाकथित प्रत्यारोपण का सबसे उल्लेखनीय हिस्सा एक ऐसे व्यक्ति को जादुई पशु में बदलना है जो केवल मारना जानता है ना? हरामखोर, जाकर मर जा। मो चेंग ने गुस्से से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और उसके क्रूर चेहरे को निहार लिया। उसने अपने पैरों से जमीन पर जोरदार प्रहार किया और काले वस्त्रधारी व्यक्ति के सिर की ओर झपटा।
उसने अपनी विशाल हथेली को बेरहमी से नीचे की ओर घुमाया। जैसे ही उसने हाथ हिलाया, हवा में एक भयानक विस्फोट हुआ, जिससे कान फाड़ देने वाली आवाज गूंज उठी। इस काले वस्त्रधारी व्यक्ति के पैरों के नीचे की कठोर जमीन हवा में मौजूद इस भयानक शक्ति के दबाव के कारण इंच इंच करके फटने लगी। अपने सिर के ऊपर मंडरा रही तीव्र शक्ति के हमले को भांपते हुए काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। काले वस्त्र के नीचे छिपा उसका कोमल और सुंदर चेहरा स्पष्ट रूप से मोचेंग के सामने प्रकट हुआ, जिसकी आंखें लाल हो उठी थीं। हालांकि उस समय मोचेंग का दिमाग पहले से ही एक उन्मादी अवस्था में था, लेकिन काले वस्त्र पहने व्यक्ति के युवा निर्मल चेहरे को देखकर उसकी लाल आंखों में अविश्वास का एक ऐसा सदमा अनायास ही उभर आया जिसे छिपाना मुश्किल था। सब खत्म हो गया। नाजुक और सुंदर चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने स्तब्ध मोचेंग को देखा। उसने धीरे से अपनी हथेली उठाई। उस पर घनी सफेद लौ का एक छोटा सा अंकुर हल्का सा हिल रहा था। एक पल बाद वह अचानक ऐसे फूट पड़ा जैसे किसी ज्वाला प्रवेश यंत्र से दागा गया हो। भयंकर घनी सफेद ज्वाला हवा में उठी और मोचेंग को अपनी चपेट में ले लिया। सबके सामने ज्वाला से घिरे मोचेंग के शरीर पर अचानक बर्फ की एक मोटी सफेद परत उभर आई। पलक झपकते ही उसने उसे पूरी तरह से एक सजीव बर्फ की मूर्ति में ढक लिया। हड्डियां कंपा देने वाली ज्वाला, अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड का मिश्रण। जब अत्यधिक गर्मी होती है तो ये सब कुछ जलाकर राख कर देती है, और जब अत्यधिक ठंड होती है तो ये धरती को जमा देती है। हवा में ही बर्फ की मूर्ति कमजोरी से नीचे गिरी। उस पर मृत्यु से ठीक पहले उसके चेहरे पर मौजूद सदमे और क्रूरता के भाव अभी भी स्पष्ट थे। काचा बर्फ की मूर्ति जमीन पर गिरी और कई लोगों की निगाहों के सामने ही टूटकर बिखर गई। उसके अंदर शव का भी कोई अंश नहीं बचा था। जैसे ही सभी लोग चमकीले कालीन पर धीरे धीरे पिघलती हुई सफेद बर्फ को देख रहे थे, हॉल का भीतरी भाग मौत की तरह शांत हो गया था। आकाश में युद्ध सी 257 अध्याय 257 रहस्यमयी हरे वस्त्र वाली महिला। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने पिघलती हुई सफेद बर्फ को उदासीनता से देखा। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी निगाहें काले रंग के डॉपिंग से गुजरते हुए धीरे धीरे सन्नाटे भरे हॉल में फैल गईं। टीएल डॉपिंग एक शंकु के आकार की पुआल की टोपी जिसके सिरे पर एक लंबा कपड़ा लगा होता है। ये कपड़ा व्यक्ति के चेहरे को छुपाता है। हालांकि उसकी दृष्टि काले रंग के दुपिंग से अवरुद्ध थी, फिर भी उसकी नजर जिस भी स्थान पर पड़ती, वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे के भाव एकदम बदल जाते और वे अपनी गर्दन सिकोड़ लेते। कई निगाहें भय से भरकर इधर उधर भटकने लगी, क्योंकि उन्हें कोई लक्ष्य नहीं दिख रहा था। अब उनमें उस काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर देखने की हिम्मत नहीं बची थी। नालन यानरान ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। कालीन पर धीरे धीरे पिघलती बर्फ को देखते हुए उसका सुंदर चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसका प्यारा शरीर थोड़ा कांप रहा था। मो कबीले की यह प्रथम बुजुर्ग, जो 1 घंटे पहले तक अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर विचार कर रही थी, अब उसके सामने एक भी शव नहीं था। ये दो बिल्कुल अलग अलग दृश्य देखकर लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि आखिर हुआ क्या था। नालन यानरान ने ठंडी हवा में गहरी सांस ली। उसने धीरे धीरे अपने दिल की धड़कन को शांत किया। चाहे जो भी कहा जाए, 3 साल के प्रशिक्षण के बाद वह उस भावुक युवती से बहुत दूर थी। उसके सुंदर चेहरे की पीलापन धीरे धीरे कम हो गया। उसकी सुंदर आंखें काले वस्त्रधारी व्यक्ति को घूरती हुई बोली, तुम चाहे जो भी हो, तुम्हारे और मिस्टी क्लाउड सेक्ट के बीच दुश्मनी पैदा हो चुकी है। मो चेंग में शायद मिस्टी क्लाउड सेक्ट को डो हुआंग से टकराव कराने की योग्यता न हो, लेकिन मिस्टी क्लाउड सेक्ट की प्रतिष्ठा इसके लायक है। आज तुमने मो चेंग को हमारे साथ साथ उत्तर पूर्वी शक्तियों के इतने सारे नेताओं के सामने मार डाला है। अगर हम मिस्टी क्लाउड सेक्ट इस बारे में कुछ नहीं करते हैं, तो मिस्टी क्लाउड सेक्ट पर निर्भर रहने वाली अन्य शक्तियां बहुत निराश होंगी। काले चोगे के नीचे छिपी निगाहें चुपचाप नालन यानरान को देख रही थीं, जो वास्तव में अपनी शक्ति के दबाव को भी बेअसर कर सकती थीं। कुछ देर बाद उन्होंने अपना सिर थोड़ा हिलाया और धीरे से कहा, तुम्हारा मिस्टी क्लाउड संप्रदाय और मैं देर सवेर एक दूसरे के विरोधी होंगे। भले ही आज मैंने मोचेंग को न मारा हो, फिर भी भविष्य में मैं मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की ओर बढ़ूंगा। जब वह समय आएगा तो हमारी दुश्मनी शायद और भी गहरी हो जाएगी। इसलिए तुम्हारे इन शब्दों का मुझ पर कोई असर नहीं है। तुम कौन हो? काले वस्त्रधारी व्यक्ति के ये शब्द सुनकर नालन यानरान की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं और वह अनजाने में ही चीख पड़ी। तुम्हें भविष्य में पता चल जाएगा, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उदासीनता से उत्तर दिया। तुरंत ही उसने नालन यानरान को अनदेखा किया, मुड़ा और शोकग्रस्त चेहरों वाले मो कबीले के सदस्यों की ओर धीरे धीरे चल पड़ा। इस व्यक्ति को मेरे हवाले करो। काले वस्त्रधारी व्यक्ति मोलैन से 2 मीटर की दूरी पर रुक गया। उसकी आवाज बर्फ की तरह निर्मम थी। उसमें अभी भी कुछ घातक इरादे छिपे थे, जिससे मोलैन का दिल थोड़ा कांप उठा और वह शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को स्पष्ट रूप से समझ गया। अगर वह और बाकी लोग और देर करते तो अगला नंबर शायद उनका ही होता। सर, वह व्यक्ति तुरंत यहाँ आ रहा है। मोलैन की आवाज थोड़ी कांप रही थी। 2 कदम पीछे हटते हुए उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, फिर उसे शांति का एहसास हुआ। 5 मिनट। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने मोरान के पीछे हटने की बात अनसुनी कर दी। उसकी आवाज में कठोराहट थी और उसने 2 शब्द थूकते हुए कहे। इसके बाद वह एक लकड़ी के खंभे की तरह चुपचाप हॉल में खड़ा रहा। ये 2 शब्द सुनकर मोलैन के होंठों के कोने कुछ बार मुड़े। इसके बाद उसने जल्दी से मो कबीले के एक सदस्य को बुलाया और चिंतित चेहरे से उसे जल्दी जाकर काम में तेजी लाने के लिए कहा। विशाल हॉल में बड़े बड़े खंभों पर उत्सव का प्रतीक लाल रंग की सुलेख अभी भी लटकी हुई थी। हालांकि इस समय इस उत्सवपूर्ण लाल रंग को देखकर हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई।
संभवतः दिन समाप्त होने के बाद मो परिवार, जिसने अभी अभी एक खुशी का उत्सव मनाया था, को अंतिम संस्कार की तैयारी करनी पड़ेगी। विशाल हॉल में असंख्य निगाहें चारों ओर घूम रही थीं। जब निगाहें हॉल के बीचों बीच खड़े काले वस्त्रधारी व्यक्ति पर पड़ी तो उनके दिल बुरी तरह कांप उठे। मो कबीले के प्रथम बुजुर्ग, जिन्होंने उन्हें इतना दबा रखा था कि उनका गुस्सा शांत हो गया था, इस और भी भयानक अस्तित्व के हाथों में आकर नर्म मिट्टी के ढेर की तरह हो गए थे। अगर वह उन्हें गूंधना चाहता तो वह गूंध ही लेता। प्रथम बुजुर्ग के पास विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। इस तरह के शक्तिशाली व्यक्ति से उनके वर्ग के लोग बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर सकते थे। फिलहाल वे सभी मन ही मन ये सोच रहे थे कि मो चेंग ने कितनी बुरी किस्मत का सामना किया होगा कि जियामा साम्राज्य के शिखर पर खड़े इस शक्तिशाली व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित किया और उसके हाथों मारा गया। संक्षेप में, बदकिस्मती। हॉल में सभी लोगों के सिर फड़फड़ा रहे थे, लेकिन जरा सी भी आवाज नहीं थी। इस विचित्र दृश्य के कारण विशाल हॉल में एक अत्यंत भयावह वातावरण छा गया था। वहीं खड़े खड़े काले वस्त्रधारी व्यक्ति का सिर थोड़ा सा मुड़ा हुआ था। उसकी आंख के कोने से आती हुई हल्की रोशनी डॉपिंग से गुजरते हुए अंततः छत की बीम पर खड़ी धुंधली काली परछाई की ओर बढ़ी। उसने उस परछाई की ओर सिर हिलाकर संकेत दिया कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। हाइबो डोंग छत की बीम पर खड़ा था और नीचे से काले वस्त्रधारी व्यक्ति की छुपी निगाहों को महसूस कर रहा था। वह एक पल के लिए झिझका और फिर सिर हिलाया। हालांकि उसके सिर हिलाते ही काले वस्त्रधारी व्यक्ति का चेहरा अनभिज्ञ और अनिश्चित सा लग रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ क्षण पहले ही उसे नीचे के हॉल में छिपी हुई एक अत्यंत मंद ऊर्जा का हल्का सा आभास हुआ था। हालांकि यह आभास इतना स्पष्ट था कि हाइबो डोंग स्वयं भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सका। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने दूसरे काले वस्त्र के नीचे छिपे हाइबो डोंग के अनिश्चित भाव को नहीं देखा। कुछ मिनटों तक चुपचाप प्रतीक्षा करते हुए उसके हाथ में मौजूद गहरे काले रंग की अंगूठी अचानक थोड़ी सी कांप उठी। अंगूठी की कंपन भले ही बहुत हल्की थी, लेकिन काले वस्त्रधारी व्यक्ति की नजर से नहीं बच सकी। उसने तुरंत स्तब्ध और धीमी आवाज में पूछा, गुरुजी, यह क्या है? सावधान रहो, किसी अज्ञात कारण से मुझे हल्की सी जानी पहचानी सी गंध महसूस हो रही है। याओ लाओ की बूढ़ी आवाज कुछ गंभीर और अनिश्चित सी थी, जो शाओ यान के दिल में गूंज रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है? ये सुनकर जियाओ यान कुछ पल के लिए अवाक रह गया। उसने हैरानी से कहा, कोई जानी पहचानी खुशबू। जिस क्षण तुमने मेरी आध्यात्मिक शक्ति उधार लेकर विस्फोट किया, उस समय वह गंध, जो पहले पूरी तरह से छिपी हुई थी, थोड़ी हलचल हुई। वरना मुझे डर है कि मैं भी उसे खोज नहीं पाता। याओ लाओ की गहरी आवाज में उन्होंने कहा, इसके अलावा ये गंध मुझे जानी पहचानी सी लगती है। हो सकता है कि जिसने भी यह गंध उत्पन्न की हो, उसका अतीत में मुझसे संपर्क रहा हो। याओ लाओ की बातें सुनकर शियाओ यान का दिल अचानक कांप उठा। काले वस्त्र के नीचे छिपे उसके चेहरे पर कुछ हैरानी के भाव उभर आए। शियाओ यान को याओ लाओ की अतीत की शक्ति का पूरा अंदाजा नहीं था, लेकिन उसे इतना जरूर यकीन था कि उस समय का याओ लाओ दो ऊंची महाद्वीप के शिखर पर स्थित एक शक्तिशाली व्यक्ति था। उस समय के याओ लाओ से संपर्क स्थापित करने के लिए किसी व्यक्ति की शक्ति को कम आंकना नामुमकिन था। उस समय जियामा साम्राज्य के शक्तिशाली लोगों से मेरा बहुत कम ही संपर्क होता था। इसलिए मुझे लगता है कि यह अज्ञात पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति दो ऊंची महाद्वीप में घूमने वाले किसी शक्तिशाली व्यक्ति से संबंधित होना चाहिए। लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह वास्तव में इस जियामा साम्राज्य में आ गया है और मो कबीले में छिप गया है। आखिर वह क्या चाहता है? याओ लाओ ने सोचा, उसकी ताकत कैसी है? जियाओ यान ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ते हुए अपने दिल का सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। मुझे पक्का पता नहीं, अभी तो मैं उसे बस हल्का फुल्का महसूस कर पा रहा हूँ। मैं ये भी नहीं बता पा रहा कि वह असल में कौन है। याओ लाओ ने हल्के सिरदर्द के साथ जवाब दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, सावधान रहना, किंगलिन के प्रकट होने का इंतजार करना और उसे तुरंत यहाँ से ले जाना। ठीक है। शाओ यान ने हल्के से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कुछ गंभीरता झलक रही थी। उसकी आंखों के कोने से निकली हल्की सी चमक काले चोगे की आड़ में लोगों से भरे हॉल में धुंधली सी फैल गई। हालांकि उसे इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पल भर में उसके दिल में सतर्कता धीरे धीरे बढ़ गई। 5 मिनट पलक झपकते ही बीत गए। आखिरी क्षण में चिंतित चेहरे वाले मोलैन ने अपनी दृष्टि के किनारे प्रकट हुई मानव आकृति को देखा और राहत की सांस ली। कुछ ही लोग तेजी से हॉल में घुस गए। मो कबीले के 3 सदस्यों की पीठ पर हरे रंग के कपड़े पहने एक छोटी लड़की अपनी हैरान और नम आंखों को खोलकर इस अपरिचित वातावरण का धीरे धीरे जायजा ले रही थी। बड़े हॉल में सबकी निगाहें हरे कपड़े पहने उस बेचारी छोटी बच्ची पर टिकी थीं। उनके दिल में एक अजीब सी हैरानी थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डो हुआन के झगड़े की वजह असल में यही खूबसूरत दिखने वाली बच्ची होगी। किंगलिन को देखकर, जो दुबली पतली और पीली पड़ गई थी लेकिन अन्यथा उसे कोई गंभीर समस्या नहीं थी, जियाओ यान ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसकी आस्तीनों के नीचे कसकर बंधी मुठ्ठियां अब काफी ढीली हो गई थीं। महाराज, ये वही छोटी बच्ची है जिसे प्रथम एल्डर ने रॉक डेजर्ट सिटी से बंदी बनाया था। इस दौरान हमने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मोरान ने किंगलिन को सावधानीपूर्वक नीचे उतारा और बेचैनी से शियाओ यान की ओर बढ़ते हुए कहा। वर्तमान में किंगलिन शियाओ यान को नहीं पहचानती थी, इसलिए जब उसने मोरान को उसे काले वस्त्रधारी व्यक्ति के पास ले जाते देखा तो उसके छोटे से चेहरे पर तुरंत घबराहट झलकने लगी। उसने एक पल के लिए संघर्ष किया, लेकिन मोरान का हाथ हिलाने में भी असमर्थ रही। किंगलिन को उठाकर लाते हुए देखकर शियाओ यान ने राहत की सांस ली। उसने अपना हाथ बढ़ाया और किंगलिन को गले लगाने ही वाला था कि तभी शांत हॉल में अचानक एक बदलाव आ गया।
टकराना। जब शियाओ यान ने अपना हाथ बढ़ाया तो अचानक उसके बगल से एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। पल भर में कठोर जमीन फट गई। जमीन के नीचे से अनगिनत हरे रंग की विशाल पेड़ की शाखाएं निकली। फिर वे बिजली की गति से आपस में लिपट गईं। पलक झपकते ही उन्होंने एक लकड़ी का पिंजरा बना लिया जिसमें शियाओ यान को कसकर बंद कर दिया गया। अचानक हुए इस बदलाव से नालन यानरान समेत उस विशाल हॉल में मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई इस डो हुआंग पर हमला करने की पहल करेगा। जब सब लोग असमंजस में थे तभी हॉल में एक खंभे के पास नौकर की तरह खड़ी एक हल्के हरे रंग की आकृति अचानक प्रकट हुई। सबकी निगाहें उसी ओर थीं। उस हरे रंग की आकृति की गति इतनी तेज थी कि देखकर डर लग रहा था। पलक झपकते ही वह चौंके हुए मोरान के सामने आ गई, अपने हाथ फैलाए और उसे पीछे खींचकर किंग लिन को अपनी छाती से लगा लिया। भागना चाहती हो? हरे रंग की आकृति ने किंग लिन को पकड़ लिया। उसके पैर की उंगलियां जमीन पर पड़ी और वह तेजी से वहां से निकल गई। तभी लकड़ी के पिंजरे के अंदर से एक तेज सफेद लपट निकली। पल भर में ही उसने पिंजरे को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। एक हल्की सी चीख के साथ शियाओ यान के पैरों ने, जिनमें जबरदस्त ताकत थी, हरे रंग की आकृति के सिर पर जोरदार लात मारी। शाओ यान के भयंकर हमले को भांपते हुए हरे रंग की आकृति ने अपना हाथ हिलाया। अचानक जमीन से एक विशाल लकड़ी का खंभा उठ खड़ा हुआ। चारों ओर लकड़ी का बुरादा उड़ता हुआ उसने शाओ यान के हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया। शियाओ यान को रोकने के बाद हरे रंग की आकृति का शरीर हवा में अजीब तरह से मुड़ा और हॉल के बाहरी हिस्से की ओर तेजी से बढ़ गया। बूढ़े हाय, उसे रोको। ही, सच में कोई था। जैसे ही हरे रंग की आकृति दरवाजे से बाहर निकलने वाली थी, मुख्य द्वार पर ठंडी हवा उमड़ पड़ी। पल भर में वह बर्फ की एक मोटी परत में तब्दील हो गई जिसने मुख्य द्वार को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। हरे रंग की आकृति के पैर का अंगूठा बर्फ की ढाल पर धीरे से दबा, फिर वह कुछ असहाय होकर पीछे हट गई। उसका शरीर एक खंभे के ऊपर उछल पड़ा और उसकी निगाहें ऊपर छत की बीम पर बैठे हाइबो डोन पर टिक गईं। वह कोमल स्वर में हंसा, गे हंसी दो डो हुआंग। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि इस जियामा साम्राज्य में इतने सारे छिपे हुए शक्तिशाली लोग होंगे। हालांकि मुझे इस छोटी लड़की में बहुत दिलचस्पी है और मैं इसे यूं ही जाने नहीं दूंगा। विशाल हॉल में शियाओ यान बिजली की गति से एक और खंभे के शीर्ष पर कूद गया। उसने हरे वस्त्र पहने उस महिला को निर्भीक निगाहों से देखा जो अपना चेहरा छिपाए हुए थी। उसकी दोनों हथेलियों के बीच से मोटी सफेद लपटें तेजी से उठ रही थीं। विशाल हॉल के भीतर तीन शक्तिशाली ताकतें हिंसक रूप से उमड़ पड़ीं। हॉल में मौजूद सभी लोगों ने छत पर मौजूद उन तीनों लोगों को देखने के लिए अपनी गर्दनें ऊपर उठाईं तो उनके चेहरे विस्मय से भर उठे। आकाश में युद्ध सी 258 अध्याय 258 तीन दो हुआंगों के बीच लड़ाई। विशाल स्तंभों के शीर्ष पर तीन मानव आकृतियां खड़ी थीं। उनकी राजसी और प्रभावशाली मुद्रा से इतना दबाव उत्पन्न हो रहा था कि सभी को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। विशाल हॉल में नालन यानरान और गेये ने स्तंभ पर बनी तीन आकृतियों को विस्मय से देखा। तीनों के प्रभावशाली हावभाव को देखकर स्पष्ट था कि वे सभी दो हुआंग वर्ग के थे। नालन यानरान ने अपने पद के बावजूद ऐसे अत्यंत शक्तिशाली लोगों को शायद ही कभी देखा था। लेकिन इस समय वे तीनों अचानक मोकुल के हॉल में प्रकट हो गए थे। उनके आने से इतना सदमा लगा कि नालन यानरान की मजबूत मानसिक शक्ति भी चकनाचूर हो गई। मुझे ये बात जल्द से जल्द शिक्षक को बतानी होगी। यह विचार नालन यानरान के मन में कौंधा। उसने गेये से नजरें मिलाईं। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में ऐसी गंभीरता देखी जो पहले कभी नहीं थी। तीन दो हुआंग जियामा साम्राज्य को तहस नहस करने के लिए काफी थे। एक खंभे के ऊपर खड़े होकर शियाओ यान हरे वस्त्र पहने महिला को ध्यान से देख रही थी। हालांकि उसका चेहरा हरे धागे से ढका हुआ था, लेकिन हरे वस्त्रों के नीचे उसका सुंदर और आकर्षक शरीर देखकर सभी को यह आभास हो गया कि महिला दिखने में बहुत भयानक नहीं होगी। इसी क्षण हरे वस्त्र पहने उस रहस्यमयी महिला ने अपने सीने से लगाए हुए छटपटाते हुए किंगलिन पर धीरे से हाथ फेरा। देखते ही देखते छटपटाते हुए किंगलिन बेहोश हो गई। हे नन्हे दोस्त, तुम आराम कर सकते हो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। हरे वस्त्र पहने महिला ने धीरे से मुस्कुराते हुए किंगलिन के छोटे से चेहरे को प्यार से सहलाया। अपने बाएं हाथ से उसने किंगलिन को अपने सीने से लगाया और फिर सिर उठाकर दोनों ओर से घिरी हुई शियाओ यान और हाइबो डोन को देखा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, अगर मुझे पता होता कि दो डो हुआंग एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे तो मैं बहुत पहले ही कदम उठा लेती। मो वंश की प्रत्यारोपण तकनीक उतनी रहस्यमयी नहीं है जितना मैंने सोचा था। मैंने तो चुपके से थोड़ा बहुत सीख भी लिया था। ये तो वाकई घाटे का सौदा है। हरे वस्त्रधारी महिला की बातें सुनकर मोरान और नीचे खड़े अन्य लोगों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। मो कबीले को जिस गुप्त तकनीक पर इतना गर्व था, वह वास्तव में इस रहस्यमयी महिला ने किसी को बिना बताए चुपके से सीख ली थी। ये कुछ ऐसा था जैसे कोई चोर मुर्गी चुरा कर खा जाए, लेकिन बाद में चोर मालिक पर आरोप लगाए कि उसने ऐसी मुर्गी पाली जिसका स्वाद अच्छा नहीं था। हरे वस्त्रधारी महिला की इस लुटेरे जैसी सोच ने मोकुल के कई सदस्यों को इतना क्रोधित कर दिया कि उन्होंने आंखें घुमा लीं। हालांकि चाहे उन्होंने आंखें घुमाई हों, उनमें से किसी ने भी आगे बढ़कर दूसरे पक्ष से तर्क करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार एक शक्तिशाली व्यक्ति, जिसे एक दो हुआंग को भी गंभीरता से लेना पड़ता था, उससे उनके मोकुल के लोग तर्क करने में सक्षम या योग्य नहीं थे। इसलिए वे केवल अपना चेहरा काला करके चुपचाप इस कड़वे फल को निगल गए। तुम कौन हो? तुम किंगलिन का अपहरण क्यों करने की कोशिश कर रही हो? शियाओ यान ने हरे कपड़े पहनी महिला को घूर कर देखा और उसके लबादे के नीचे छिपी उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या इस नन्हे बच्चे का नाम किंगलिन है?
हा हा, कितना अच्छा नाम है। हरे वस्त्र वाली महिला हंसी। उसकी कोमल उंगलियों ने किंगलिन की पलकों को धीरे से खोला और पुतली के चारों ओर मौजूद 3 छोटे काले धब्बों को ध्यान से देखा। फिर उसने संतुष्टि से सिर हिलाया और धीरे से बुदबुदाई, सच में, ये त्रिगुनी जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर प्यूपिल्स हैं। लगता है बाइया का अनुमान गलत नहीं था। टीएल, बाइया का अर्थ सफेद दांत भी होता है। हरे वस्त्रधारी महिला द्वारा किंगलिन की पलकें खोलने के कृत्य से शियाओ यान के होठों का कोना कुछ बार कांप उठा। अब वह भी समझ गया था कि यह रहस्यमयी महिला भी किंगलिन की त्रिगुनी हरे रंग की सर्पपुच्छ पुतलियां को निशाना बनाने आई है। हरे वस्त्रधारी महिला के प्रकट होने के बाद भी याओ लाओ चुप रहा। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे डर था कि अगर वह शाओ यान से बात करता रहा तो उसकी पहचान उजागर हो जाएगी। शाओ यान ये बात अच्छी तरह समझ गया था, इसलिए उसने मन ही मन दूसरे व्यक्ति की पहचान जानने की कोशिश नहीं की। जब तुम्हारी ऊर्जा का विस्फोट हुआ तो मुझे कुछ जानी पहचानी सी अनुभूति क्यों हुई? कहीं हम पहले कभी मिले तो नहीं? हरे वस्त्र पहने महिला ने अचानक अपना सिर उठाया और शियाओ यान को घूरने लगी। उसकी भौहें थोड़ी तंग गईं और उसने संदेह भरे लहजे में पूछा, क्या ऐसा है? इस पर एक अनिश्चित और लापरवाह जवाब दिया गया। शाओ यान की ठंडी आवाज में कहा गया, तुम चाहे जो भी हो, कृपया किंगलिन को मुझे लौटा दो। अन्यथा मुझे और मेरे दोस्त को उसे जबरदस्ती छीनना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये छोटी बच्ची मेरे लिए बहुत खास है। इसे तुम्हें सौंपना मेरे लिए नामुमकिन है। हरे कपड़े पहनी महिला हंसते हुए बोली और सिर हिलाया। उसकी निगाहें शाओ यान और हाइबो डोंग पर घूमी और वह धीरे से हंसते हुए बोली, हालांकि तुम दोनों भी डोहुआंग हो, फिर भी मुझे रोकना तुम्हारे लिए लगभग नामुमकिन है। इसे करें। हरे वस्त्रधारी महिला के कहे शब्दों को सुनकर जियाओ यान ने जरा भी संकोच नहीं किया। एक धीमी सी चीख सुनाई दी और उसके शरीर के भीतर से अचानक उग्र, घनी सफेद ज्वाला फूट पड़ी। पल भर में हॉल का तापमान अचानक बढ़ गया। शाओ यान के पैर की उंगली अचानक खंभे के शीर्ष पर पड़ी। पल भर में उसकी उंगलियों से असंख्य दरारें तेजी से फैलने लगीं। अंततः वे दरारें जमीन तक फैल गईं। विशाल खंभा पल भर में अस्थिर हो गया। प्रक्षेपण बल का लाभ उठाते हुए जियाओ यान का शरीर हरे कपड़े पहने महिला की ओर ऐसे तेजी से बढ़ा जैसे कोई गोली अपने खोल से निकलकर आगे बढ़ती है। जैसे ही शियाओ यान की कोमल चीख सुनाई दी, हाइबो डोंग ने भी बिजली की गति से प्रतिक्रिया दी। उसने तुरंत अपनी हथेली से ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए मुद्राएं बनाई। देखते ही देखते उसके सामने की ठंडी हवा घनी हो गई। खाली जगह में 10 से अधिक नुकीले बर्फीले टुकड़े बन गए, जो एक व्यक्ति की जांघ जितने मोटे थे। बर्फीले टुकड़ों के शीर्ष पर एक घुमावदार आकृति बनी हुई थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो उसकी मारक क्षमता और भी अधिक हो। हाइबो डोंग ने धीरे से अपना हाथ हिलाया। 10 से अधिक विशाल बर्फीले टुकड़े अलग अलग दिशाओं में निकल आए। वे पूरे क्षेत्र में फैल गए और हरे रंग की महिला के बचने के लिए उपलब्ध हर जगह को पूरी तरह से ढक लिया। जैसे ही उसका शरीर हवा में उछला, जियाओ यान की मुट्ठी, जिसमें मोटी सफेद लौ थी, एक जोरदार ध्वनि और गर्मी के साथ निकली, जब उसने हरे कपड़े पहने महिला पर हिंसक रूप से प्रहार किया। आगे शियाओ यान और पीछे हाइबो डोंग के साथ हरे वस्त्र पहने महिला, जिस पर दोनों तरफ से हमला हो रहा था, कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर उसने अपना पैर जमीन पर पटका। एक तेज आवाज के साथ उसके पैरों के नीचे लकड़ी के खंभे से अचानक एक विशाल लकड़ी की दीवार निकल आई। उसी समय हरे वस्त्र पहने महिला का दाहिना हाथ बाहर की ओर फैल गया। उसकी उंगलियों से पन्ना रंग के 5 कांटेदार ऊर्जा के कोड़े निकले। जैसे ही लंबे कोड़े लहराए, उन्होंने उसके पूरे शरीर को अपने अंदर ढाल बना लिया। तेजी से ऊपर से आ रहे बर्फीले टुकड़े एक तरफ हट गए। शाओ यान ने एक मुक्के से लकड़ी की दीवार तोड़ दी। उसका घुटना थोड़ा मुड़ा और शरीर धनुष की तरह झुक गया। पल भर में वह अचानक ऊपर उठ गया। बिजली की तरह तेजी से वह हरे कपड़े पहनी उस महिला के सिर के ऊपर था, जो छत तोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी। शाओ यान का शरीर हवा में लुढ़का। उसके पैर ने तेजी से घूमने की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तेज हवा की आवाज के साथ हरे कपड़े पहनी महिला के कंधों पर जोर से प्रहार किया। टकराना। शाओ यान ने पहले ही वार में लक्ष्य को भेद दिया। हालांकि काले वस्त्र के नीचे उसके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं झलक रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि जिस चीज पर उसने प्रहार किया है वह कोई मानव शरीर नहीं है, बल्कि वह सड़ी हुई लकड़ी का एक नर्म टुकड़ा था। इतना ही नहीं, सड़ी हुई लकड़ी ने उससे निकली कुछ शक्ति को परावर्तित कर दिया, जिससे शाओ यान का शरीर थोड़ा अस्थिर हो गया। जियामा साम्राज्य के लोग सचमुच तर्कसंगत होना पसंद नहीं करते। हिंसा की ओर उनका झुकाव देखकर आश्चर्य नहीं होता कि महाद्वीप के सभी शक्तिशाली लोग कहते हैं कि आप लोग क्रूर हैं। बोलते समय हरे वस्त्रधारी महिला शियाओ यान द्वारा मारे जाने से कुछ असंतुष्ट थी। उसकी दाहिनी मुट्ठी कसी हुई थी और एक शक्तिशाली हरे रंग की ऊर्जा शियाओ यान की छाती पर प्रहार करते हुए आगे बढ़ी। शाओ यान ने अपने दोनों हाथ अपनी छाती के सामने बांध लिए, तभी एक मोटी सफेद ज्वाला उठी, जिसने ऊर्जा स्तंभ के अधिकांश बल को रोक लिया। यद्यपि विरोधी पक्ष के हमले से शाओ यान को कोई चोट नहीं आई, फिर भी ऊर्जा स्तंभ में निहित बल ने शाओ यान को दूर धकेल दिया। ये जियामा साम्राज्य की सीमा के भीतर है, इसलिए मैं तुम दोनों से लड़ना नहीं चाहती। हालांकि इतने कम समय में तुम दोनों को मारना मेरे लिए असंभव है, लेकिन अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम काबिल नहीं हो। हरे वस्त्र वाली महिला ने अकड़कर हंसते हुए शियाओ यान को देखा, जिसे एक तरफ धकेल दिया गया था। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और अचानक उसके शरीर से हाइबो डोंग से भी अधिक शक्तिशाली शक्ति निकल पड़ी। तुरंत ही हॉल की मोटी छत फट गई। लकड़ी के टुकड़े और टाइलें बिखर गईं, जिससे बाहर नीला आकाश दिखाई देने लगा।
हा, अलविदा, आप दोनों निश्चिंत रहें, मैं इस छोटी बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं मो कबीले की घिनौनी प्रत्यारोपण तकनीक जैसी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करूंगी। हरे वस्त्र पहने महिला हंसी। उसके पीछे पन्ना रंग के 2 ऊंची पंख तेजी से बने और फिर वह आकाश की ओर उड़ गई। रहस्यमय बर्फ की ढाल, रूप धारण करो। हॉल से भागने की कोशिश कर रही हरे वस्त्रधारी महिला को देखकर हाइबोडोंग ने धीरे से चीख मारी। तुरंत ही छत के चारों ओर ऊर्जा में तेजी से उतार चढ़ाव आया। ठंडी हवा बिजली की तरह तेजी से जमा होने लगी, जिससे लोग भयभीत हो गए। अंत में ये वास्तव में कम से कम दसियों मीटर चौड़ी बर्फ की ढाल में तब्दील हो गई। नीचे खड़े लोगों की हैरान निगाहों के सामने इसने छत को पूरी तरह से ढक लिया। कि तुम्हारी बर्फीली डोची कितनी शक्तिशाली है, लेकिन तुम्हारी 2 सितारा डोहुआंग शक्ति मुझे रोकने के लिए काफी नहीं है। विशाल और डरावनी बर्फीली ढाल को देखकर हरे वस्त्रधारी महिला हल्की सी हंसी। उसके दाहिने हाथ ने बिजली की गति से मुद्राएं बनाई। जैसे ही उसने मुद्राएं दिखाईं, उसके चारों ओर का अंतरिक्ष तेजी से हिलने लगा और पलक झपकते ही 100 से अधिक हरे रंग के नुकीले लकड़ी के खंभे हवा में प्रकट हो गए। इसके बाद उन्होंने अतुलनीय प्रचंड शक्ति के साथ बर्फीली ढाल पर जोरदार प्रहार किया। काचा हरे रंग के लकड़ी के खंभों की लगातार टकराती लहरों के कारण कठोर बर्फ की ढाल पर धीरे धीरे दरारें फैलती गईं। अंत में ये धमाके के साथ टूट गई। अलविदा। बर्फ की ढाल टूटते ही हरे वस्त्र पहने महिला ने अपना सिर झुकाकर शियाओ यान की ओर देखा, जो उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था, और लाड़ प्यार से हंस पड़ी। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और तेजी से बाहर निकल गई। गंभीर चेहरे के साथ जियाओ यान उस महिला को घूर रहा था जो तेजी से आकाश में ऊपर उठ रही थी। उसके विशाल बैंगनी बादल पंख फैले हुए थे। वह मुड़ा और हाइबोडोंग की ओर देखा, जो एक खंभे पर चढ़ गया था, और धीरे से चिल्लाया, पीछा करो। जैसे ही उसने ये कहा, शियाओ यान ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए सबसे आगे बढ़कर हमला किया। एक विशाल पक्षी की तरह वह आसमान की ओर तेजी से बढ़ा और हरे रंग की मानव आकृति का पीछा करने लगा। ओह! लकड़ी के खंभे के ऊपर खड़े होकर हाइबोडोंग ने तेजी से पीछा कर रही शियाओ यान को देखा और असहाय होकर सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसके मन में एक पल का विराम आया। हालांकि हरे वस्त्र वाली महिला ने अभी अभी उनके दोनों ओर से किए गए हमले का सामना करते हुए थोड़ी सी कमजोरी दिखाई थी, हाइबोडोंग अच्छी तरह समझ गया था कि उस महिला की ताकत उन दोनों से कहीं अधिक थी। अगर यह अतीत की बात होती, तो हाइबोडोंग के स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से शियाओ यान को एक रहस्यमय, अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ लड़ने में मदद नहीं करता। लेकिन आज शियाओ यान ने आध्यात्मिक पुनर्प्राप्ति बैंगनी गोली निकाली और हिम सम्राट रह चुके हाइबोडोंग को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया, और वह उसका निजी योद्धा बन गया। इसलिए अगर हाइबोडोंग को अपनी पूरी ताकत जल्दी से वापस पानी थी, तो उसके पास शियाओ यान का करीब से पीछा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिए मन ही मन थोड़ा हिचकिचाने के बाद हाइबोडोंग ने कड़वी मुस्कान के साथ अपने बर्फीले पंख निकाले और उसके पीछे चल दिया। जैसे ही हाइबोडोंग हवा में उछला, हॉल में फैली वह भव्य शक्ति धीरे धीरे गायब होने लगी। हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरे सुन्न पड़ गए थे। वे उस ठोस हॉल को घूर रहे थे जो पूरी तरह से नष्ट होकर अस्त व्यस्त हो गया था। उनके चेहरे अनायास ही फड़क रहे थे। क्या ये दो हुआंगों के बीच हुए युद्ध का विनाशकारी प्रभाव था? क्या ये कुछ ज्यादा ही भयानक नहीं था? उस अस्त व्यस्त हॉल में मौजूद सभी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिलों में धीरे धीरे तीव्र गर्मी उठने लगी। आज के बाद इन 3 रहस्यमय दो हुआंगों की लड़ाई की खबर पल भर में पूरे जियामा साम्राज्य में फैल जाएगी। जहां तक उनकी बात है, वे पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने दो हुआंग परिवार के बीच की लड़ाई को अपनी आंखों से देखा था। चाहे कुछ भी हो जाए, भविष्य में वे दूसरों के सामने अपनी उपलब्धि का बखान कर सकेंगे। नालन यानरान ने अपना सुंदर चेहरा ऊपर उठाया। नीले आकाश को निहारते हुए उसके भाव बार बार बदल रहे थे। कुछ देर बाद उसने धीरे से अपनी आस्तीनें लहराई, मुड़ी और हॉल से बाहर चली गई। चलिए अंकल गे, अब हमें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तुरंत जाकर टीचर को इसकी सूचना देनी चाहिए और उनसे इन 3 रहस्यमय शक्तिशाली लोगों की पहचान की जांच करने को कहना चाहिए। नालन यानरान की लंबी पीठ को देखते हुए ये एक पल के लिए झिझक गया। उसने अपना सिर उठाकर टूटी हुई छत की ओर देखा। काले चोगे के नीचे से गुजरी वो क्षणिक झलक एक बार फिर उसके दिमाग में कौंध गई। ये निश्चित रूप से शियाओ परिवार का वह बिगड़ल बच्चा नहीं हो सकता। ये ने गहरी सांस लेते हुए अपने दांत भींच लिए। उसने अपने मन में उठ रहे कुछ हद तक हास्यास्पद विचार को बड़ी मुश्किल से दबाया। इसके बाद वह मुड़ा और हॉल से बाहर चला गया। आकाश में युद्ध सी 259 अध्याय 259 8 पंखों वाला काला सर्प सम्राट। नीले आकाश में ऊंचाई पर 3 भव्य और प्रभावशाली प्राणी उड़ते हुए गुजरे। उनकी इस भयानक और प्रभावशाली उपस्थिति से नीचे यान शहर में तुरंत हलचल मच गई। दूषी या उससे उच्च श्रेणी के अनेक लोगों ने उदास चेहरों के साथ सिर उठाकर आकाश में टूटते तारों की तरह उड़ते हुए उन मानव आकृतियों को देखा। उनके पैर कांपने लगे। इन 3 दुहुआंगों की ऐसी प्रभावशाली उपस्थिति जियामा साम्राज्य में बहुत कम ही देखने को मिलती थी। एक निश्चित स्तर तक न पहुंचे हुए बहुत कम लोग ही इस शक्ति के दबाव को महसूस करने में सक्षम थे। इन 3 प्रभावशाली शक्तियों के दबाव में शहर में तेजी से अशांति फैलने लगी। अशांति के बीच बड़ी संख्या में बलवान लोग क्षण भर के लिए स्तब्ध होने के बाद उन्माद और उत्साह से छतों पर चढ़ गए। इसके बाद वे पिस्सू की तरह उत्तेजित होकर शहर की छतों पर इधर उधर भागने लगे और दूर से आ रही उन 3 भव्य और प्रभावशाली हस्तियों का पीछा करने लगे। कई लोगों के मन में इस श्रेणी के अत्यंत बलवान लोगों के प्रति गहरा सम्मान था।
इतने उच्च स्तर के लोगों के बीच की लड़ाई निस्संदेह दोषी या दादोशी श्रेणी के लोगों के लिए बहुत आकर्षक थी। उस विशाल शहर के भीतर कुछ सौ काली परछाइयां तेजी से आगे बढ़ने लगीं। उनकी यह गति कुछ हद तक भयावह और अद्भुत थी। ऊपर आकाश में शियाओ यान का चेहरा गंभीर था और उसकी निगाहें अपने सामने हरे रंग की मानव आकृति पर टिकी हुई थीं। उसकी पीठ पर लगे पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे और उसके सामने से एक तेज हवा चल रही थी, जो तलवार की तरह उसके शरीर को काट रही थी और उसे थोड़ा दर्द महसूस करा रही थी। शाओ यान से कुछ ही दूरी पर हाइबो डोंग उसका पीछा कर रहा था। इस समय उसके शरीर पर बर्फीली ठंडी सफेद रंग की ऊर्जा छाई हुई थी। उसके सूखे हाथों पर उंगलियों के सिरों पर सफेद चमकदार नुकीली बर्फ की बूंदें थीं। जैसे ही वे थोड़ी मुड़ी, ठंडी ऊर्जा की लहरें निकलीं। उसने अपना सिर उठाया और हरे वस्त्र पहने उस महिला को देखा जिसकी उड़ने की गति बहुत तेज थी और उसकी भौहें तन गईं। कुछ क्षण सोचने के बाद उसकी हथेलियों ने अचानक मुद्राएं बना लीं। उसके शरीर में मौजूद बर्फीली ठंडी ऊर्जा तेजी से प्रवाहित हुई, उसके शरीर से बाहर निकली और 100 मीटर दूर हवा में मौजूद बर्फ जैसी ऊर्जा को नियंत्रित करने लगी। जब कोई डो हुआंग श्रेणी में पहुंच जाता है तो वह युद्ध के दौरान अपने शरीर में मौजूद डोची का उपयोग करके प्राकृतिक ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा सकता है। इसके बाद वह इन ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सकता है और एक अतुलनीय रूप से भयानक शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। यही कारण था कि केवल डो हुआंग के पास ही ऐसी विनाशकारी शक्ति थी जो लोगों को भयभीत कर देती थी। एक डोजे का प्रशिक्षण सबसे पहले शरीर के प्रशिक्षण से शुरू होता है। जब शरीर को उच्चतम स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया जाता है तो शरीर में मौजूद डोची उसी प्रकार की प्राकृतिक ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित हो पाती है और अंततः उसे नियंत्रित करने का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। लगभग सभी डोजे डाओजे इस क्षेत्र के प्रति अपने हृदय में सम्मान और लालसा दोनों का भाव रखते थे। इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले एक व्यक्ति 10, 100, 1000 शक्तियों को तो रोक सकता था, लेकिन उसकी शक्ति एक सीमा तक पहुंचकर समाप्त हो जाती थी। प्राकृतिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करने पर ही एक व्यक्ति द्वारा 10,000 शक्तियों को रोकने का विचार दर्पण में फूल के जल में चंद्रमा की तरह भ्रम मात्र नहीं रह जाता था। किंवदंती के अनुसार जब किसी की शक्ति 2 झोंग या 2 शेंग स्तर तक पहुंच जाती थी तो वह केवल हाथ उठाकर आकाश को गिरा सकता था, धरती को चीर सकता था, पहाड़ों को ध्वस्त कर सकता था और समुद्र को उलट सकता था। यह महज एक भ्रम नहीं था। उस स्तर पर पहुंचने पर व्यक्ति एक ही विचार से बिजली उत्पन्न कर सकता था और लावा उत्पन्न कर सकता था। जिस तरह से शुरुआत हुई थी उसी तरह अंत भी हुआ। हजारों सैनिक राख में तब्दील हो गए। बेशक कुछ भी पुनर्तः निश्चित नहीं था। कुछ शक्तिशाली लोग ऐसे भी थे जिन्होंने प्राकृतिक ऊर्जा से जुड़ने का अवसर त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर को बार बार मजबूत करने का विकल्प चुना। जब उन्होंने अपने शरीर को इतना प्रशिक्षित कर लिया कि वह रूपांतरित हो गया तो उनके मुके और लातें जमीन को चीर सकती थीं और अंतरिक्ष को चकनाचूर कर सकती थीं। उनकी विनाशकारी शक्ति प्राकृतिक ऊर्जा को नियंत्रित करने से कम नहीं थी, बल्कि उससे भी अधिक हो सकती थी। हालांकि केवल अपने शरीर को मजबूत करने से ही प्रशिक्षण की कठिनाई पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ जाती थी। इसके अलावा शरीर को प्रशिक्षित करने से उत्पन्न तीव्र पीड़ा के कारण कमजोर मन वाले लोगों के लिए इस पर टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता था। रहस्यमय क्रिस्टल कांटेदार दीवार। हवा में एक धीमी चीख गूंजी। इसके तुरंत बाद हरे कपड़े पहने महिला के सामने कुछ मीटर का क्षेत्र थोड़ा विकृत होने लगा। अचानक एक सफेद रंग का कोहरा तेजी से प्रकट हुआ और बिजली की तरह हवा में इकट्ठा होकर लगभग 70 से 80 फीट चौड़ी बर्फ की मोटी परत बन गया। इसके अलावा कुछ मीटर लंबी बर्फ की डंडियां उस मोटी बर्फ की परत की सतह पर घनी तरह से जमी हुई थीं। कोई कल्पना कर सकता है कि अगर कोई इससे टकरा जाए तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आकाश में अचानक प्रकट हुई विशाल बर्फ की परत को देखकर नीचे मौजूद असंख्य लोग भी स्तब्ध रह गए और उनकी सांसें थम गईं। उनके चेहरे तुरंत और भी घबरा गए। यही वह सम्मान और लालसा थी जो हर दोजे के मन में शक्ति के प्रति थी। अचानक प्रकट हुई बर्फ की परत को देखकर हरे कपड़े पहनी महिला थोड़ी गुस्से में थी और उसने नाक सिकोड़ी। स्पष्ट रूप से उसके पीछे दौड़ रहे 2 लोगों के कारण वह थोड़ी अधीर हो गई थी। मेरे लिए थोड़ा आराम करो। अपने बाएं हाथ से बेहोश किंगलिन को थामे हुए हरे वस्त्र पहने महिला ने अचानक अपने दाहिने हाथ से अपने सामने की खाली जगह पर जोर से धक्का दिया। अचानक आसमान में पन्ना जैसी चमक फैल गई। चारों ओर अजीब तरह से हरे रंग की लताएं उगईं। लताएं प्रकट होते ही एक दूसरे से लिपट गईं। महज 10 सेकंड से कुछ अधिक समय में अनगिनत लताएं आपस में लिपटकर लगभग 40 से 50 फीट लंबी हरे रंग की मुट्ठी का आकार ले लिया। विशाल मुट्ठी ऊर्जा की चमक से ढकी हुई थी। इसके बाद एक जोरदार आवाज के साथ यह अचानक मोटी बर्फ की परत पर जा टकराए। जहां जहां से यह गुजरी नुकीली बर्फ की चट्टानें धमाके के साथ टूट गईं। धमाका। आसमान में जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। हरे रंग की विशाल मुट्ठी के प्रहार से बर्फ की मोटी परत चकनाचूर हो गई और एक बड़ा सा छेद बन गया। आसमान में गूंजते धमाके और गिरते बर्फ के ठंडे टुकड़ों की आवाज सुनकर नीचे मौजूद लोगों के दिल 2 बार कांप उठे। हर किसी ने मन ही मन अनुमान लगाया। तुरंत ही उन्हें ये जानकर गहरा सदमा लगा कि उस विशाल मुट्ठी में समाहित ऊर्जा मात्र एक ही मुक्के से यान शहर के द्वार को तोड़ सकती है। कितनी भयावह शक्ति है। नीचे मौजूद लोगों के समूह के साथ साथ आसमान में काफी ऊपर मौजूद शियाओ यान और हाइबो डोंग ने भी बर्फ की टूटी हुई परत को देखकर मन ही मन आश्चर्य से आह भरी। हरे वस्त्र पहने महिला का शरीर बिजली की गति से खाली छेद से बाहर निकला। उसी समय उसका हाथ अचानक पीछे की ओर लहराया। पल भर में छेद से एक विशाल हरे रंग की ऊर्जा की मुट्ठी निकली और शियाओ यान की ओर जोर से टकराए।
उस तीव्र दबाव का प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए शाओ यान के चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया। उसने अचानक अपना दाहिना मुक्का आगे बढ़ाया। कुछ क्षण तक कुछ नहीं हुआ, उसने अपनी ओर आते हुए मुक्के पर निशाना साधा, तभी एक विशाल, मोटी, सफेद ज्वाला का स्तंभ निकला। सफेद ज्वाला का घना स्तंभ ऊर्जा मुट्ठी से जोरदार तरीके से टकराया। जब विशाल ऊर्जा मुट्ठी शियाओ यान से 10 मीटर की दूरी पर आकर रुकी, तो बर्फ की एक मोटी सफेद परत तेजी से फैली और मुट्ठी को अपने अंदर लपेट लिया। शाओ यान का उड़ता हुआ शरीर तेजी से आगे बढ़ा। उसके पैर धीरे से बर्फ में बदल चुकी विशाल मुट्ठी से टकराए और एक छिपी हुई शक्ति स्थानांतरित हो गई। तुरंत ही विशाल ऊर्जा की मुट्ठी धमाके के साथ फट गई। ठंडी बर्फ चारों दिशाओं में बिखर गई और जियाओ यान का शरीर बिजली की गति से बर्फ की परत के छेद से बाहर निकला। तुरंत ही वह अचानक रुक गया और चुपचाप हरे कपड़े पहने उस महिला को देखने लगा जो अचानक उड़ना बंद कर चुकी थी। जब शियाओ यान रुकी, तो उसके पीछे हाई बो डोंग भी आ पहुंचा। वह शियाओ यान के कंधों के पास आकर रुका और सामने वाली महिला को देखने लगा। ठंडी हवा उसके हाथों के बीच से निकल रही थी। हरे वस्त्र पहने महिला को घूरते हुए हाई बो डोंग ने अपना सिर झुकाया और शियाओ यान की ओर देखा। उसने धीमी आवाज में पूछा, उसने भागना क्यों बंद कर दिया? मुझे नहीं पता। शाओ यान ने अपना सिर हिलाया। उसकी निगाहें हरे वस्त्र पहने महिला से हटी ही नहीं थीं। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने बोलना शुरू किया, आपकी शक्ति वाकई बहुत अधिक है। हम दोनों में से किसी एक के लिए भी आपको रोकना मुश्किल हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से हम दो लोग हैं। किंगलिन को हमारे हवाले कर दो। हम भी तुमसे किसी तरह का टकराव नहीं चाहते। शियाओ यान ने गंभीर स्वर में कहा। सिर्फ 7 दिन से सफेद दाग में फायदा शुरू, तुरंत ऑर्डर करें। सिर्फ 7 दिन से सफेद दाग में फायद अरेस्ट शुरू, तुरंत ऑर्डर करें। ये ठीक नहीं है। ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर प्यूपिल्स को खोजने के लिए मैंने दशकों तक खोज की है। अब जब मुझे सौभाग्य से एक मिल गया है, तो तुम दोनों के डोहुआंग होने की बात भूल जाओ, भले ही 2-4 और लोग हों, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। हरे वस्त्र वाली महिला ने सिर हिलाया। उसके लहजे से ऐसा नहीं लग रहा था कि बहस की कोई गुंजाइश है। उसे पकड़ो। हरे वस्त्रधारी महिला को उदास निगाहों से देखते हुए शियाओ यान का धैर्य भी धीरे धीरे टूट रहा था। उस क्षण उसने जरा भी देर नहीं की। एक धीमी सी चीख के साथ दोनों ने एक बार फिर भयंकर हमले करने की तैयारी कर ली। अगर मुझे इस बात की चिंता न होती कि यहाँ और अधिक समय तक रुकने से जियामा साम्राज्य के शक्तिशाली लोग आकर्षित हो जाएंगे, तो आप दोनों अकेले ही मुझे आमने सामने की लड़ाई में भी नहीं हरा पाते। हरे वस्त्रधारी महिला ने कुछ घमंड भरे लहजे में कहा। दुर्भाग्यवश हम सचमुच जियामा साम्राज्य में हैं। शाओ यान ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी हथेली में मोटी सफेद लौ बढ़ती हुई तीव्रता से फड़फड़ा रही थी। उसका शरीर आगे की ओर झुका हुआ था और वह हमले के लिए पूरी ताकत जुटाने की तैयारी कर रहा था। हाँ, अब हम जियामा साम्राज्य में हैं, इसलिए मैं भी घमंड नहीं करूंगी और तुम दोनों से अकेले नहीं लड़ूंगी। हरे वस्त्र वाली महिला ने खेद से सिर हिलाया और अपनी कोमल उंगली हरे धागे में डालकर मुंह में डाल ली। तुरंत ही एक तीखी सीटी की आवाज, जो एक अजीब सी ध्वनि तरंग लेकर आकाश में फैल गई। होंग। सीटी बजने के कुछ ही क्षण बाद दूर जंगल से अचानक एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। तुरंत ही लगभग 100 फीट लंबा एक विशालकाय जानवर आकाश में उड़ उठा और क्षितिज के उस क्षेत्र की ओर आ गया। उसकी विशाल काली छाया ने जमीन के एक बड़े हिस्से को ढक लिया। उस विशालकाय जीव का शरीर अत्यंत लंबा था। पहली नजर में वह किसी सांप के आकार के जादुई जीव जैसा प्रतीत होता था। उसकी उड़ने की गति इतनी तेज थी कि लोग दंग रह गए। उसकी विशाल पूंछ के मुड़ने और हिलने से ऐसा लग रहा था मानो वह टेलीपोर्ट कर रहा हो। कुछ ही पलों में वह हरे वस्त्रधारी महिला के बेहद करीब पहुंच गया। जैसे जैसे वह विशालकाय जानवर नजदीक आता गया, उसका पूरा रूप अंततः शियाओ यान और अन्य लोगों की आंखों में समा गया। तुरंत ही उन्होंने अनजाने में ही ठंडी हवा का एक झोंका अंदर लिया। इस विशालकाय जीव को शायद अधिक सटीक रूप से विशालकाय सर्प कहना उचित होगा। इसका शरीर अत्यंत विशाल और पुनर्तः काला था। इस काले रंग के बीचों बीच कई चमकीली रेखाएं थीं जिनका स्वरूप विचित्र था। इस विशालकाय सर्प के शरीर के दोनों ओर 8 काले पंख थे जिन पर बैंगनी रंग के निशान थे। इसके सिर पर एक गहरे काले रंग का सर्पिलाकार सींग था जिसके सिरे पर हल्की बैंगनी चमक दिखाई दे रही थी। स्पष्टतः इसमें घातक विष छिपा हुआ था। इसके सिर पर बनी हल्की चमकीली रेखाएं स्पष्ट रूप से मुकुट का आकार बना रही थीं। त्रिभुजाकार आंखों में किसी जानवर जैसी प्रवृत्ति नहीं थी, बल्कि यह मनुष्य के समान धूर्तता और चालाकी से भरा हुआ था। 8 पंखों वाला काला सर्प सम्राट। उस विशाल काले सर्प के रूप को देखकर हाइबो डोंग का चेहरा बदल गया और वह अनजाने में चिल्ला उठा। हाइबो डोंग की थोड़ी हैरान करने वाली चीख सुनकर शियाओ यान का दिल थोड़ा कांप उठा। उसके दिल से कुछ बातें उभर आईं। 8 पंखों वाला काला सर्प सम्राट एक अत्यंत प्रतिभाशाली और अद्वितीय जीव है। ये तीसरे दर्जे के जादुई जीव 2 पंखों वाले काले सर्प का विकसित रूप है। तीसरे दर्जे से शुरू होकर हर बार एक पायदान ऊपर चढ़ने पर इसके पंखों का एक अतिरिक्त जोड़ा जुड़ जाता है। जब इसके 8 पंख हो जाते हैं तो यह 8 पंखों वाला काला सर्प सम्राट बन जाता है, जिसका भयंकर नाम पूरे दोउची महाद्वीप में प्रसिद्ध है। धतेरे की 6ठे दर्जे का जादुई जानवर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस औरत का कोई साथी भी होगा। विशाल काले सर्प को उदास चेहरे से देखते ही जियाओ यान का दिल बैठ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि हरे वस्त्र वाली महिला का वाहन ये 2 हुआंग श्रेणी का 8 पंखों वाला काला सर्प सम्राट होगा। एक निश्चित श्रेणी तक पहुंचने पर 8 पंखों वाला काला सर्प सम्राट मनुष्य से कम बुद्धि का नहीं होता।
उसका सम्राट जैसा घमंड स्वाभाविक रूप से उसे अपने ही स्तर के मनुष्य के सामने झुकने नहीं देता। दूर आकाश में हरे वस्त्रधारी महिला और विशालकाय 8 पंखों वाला काला सर्प सम्राट धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते गए। क्षण भर में दो भयानक शक्तियां आकाश की ओर उठी, जिससे सुस्त बादल उसी क्षण चकनाचूर हो उठे। इस बार तो परेशानी होने वाली है। इन दो भयावह शक्तियों को भांपते हुए शियाओ यान और हाइबो डोन के चेहरे अचानक बेहद उदास हो गए। आकाश में युद्ध सी 260 अध्याय 260 आकाश में भयंकर लड़ाई। दूर क्षितिज पर डो हुआंग वर्ग की 4 विशाल आकृतियां आकाश में फैली हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो आसपास का आकाश हल्का सा कांप रहा हो। नीले आकाश में तैरते सफेद बादल आकाश की शक्तिशाली शक्तियों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। यान शहर में चारों परस्पर क्रिया करने वाली विशाल और शक्तिशाली शक्तियों के कारण हर कोई बार बार कांप रहा था। उस भयावह दबाव के कारण लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे प्रत्येक व्यक्ति 500 किलोग्राम का भारी पत्थर ढो रहे हों। उनकी सांसें कुछ गहरी और भारी हो गईं। लूमान, हा, ये तो उम्मीद से परे है कि तुम्हें यूं ही इधर उधर भागना पड़ेगा। अगर ये बात सबको पता चल गई तो शायद वो तुम्हारा मजाक उड़ा उड़ाकर मार डालेंगे। विशाल त्रिकोणीय आंखों ने सामने बैठे शियाओ यान और हाइबो डोन को घूर कर देखा। 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट का विशाल मुंह खुलता और बंद होता रहा, जिससे एक जोरदार ठहाका निकला। अरे कमीने बाइया, मैं अपने साथ किसी को लेकर चल रही हूं और उनसे लड़ना भी नहीं चाहती। अगर मैं भागती नहीं तो क्या मैं मूर्खता से वहीं खड़ी होकर उनके हमले का इंतजार करती रहूं? जब हरे वस्त्र पहने उस महिला ने, जिसका शरीर 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट के सिर के पास लटका हुआ था, उसकी उपहास भरी हंसी सुनी तो वह गुस्से से चीख पड़ी। ही 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट ने मुस्कुराते हुए अपनी विशाल पूंछ हिलाई। उनकी त्रिकोणीय आंखें घूमी। जब उन्होंने लूमान नाम से संबोधित महिला की छाती में बैठी किंगलिन पर नजर डाली तो उनकी गरजती हुई आवाज और भी गंभीर हो गई। क्या ये सचमुच ट्रिपल जेड ग्रीन सर्प पुतली है? जी हाँ, आपकी इंद्रियों में कोई खराबी नहीं है। सच में यही बात है। जैसे ही उसने ये कहा, हरे वस्त्र पहने उस महिला के माथे पर खुशी की एक लकीर दौड़ गई और उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ये तो अच्छा है। ये सुनकर 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट ने राहत की सांस ली। उन्होंने एक बार फिर अपनी निगाहें अपने सामने बैठे शियाओ यान और हाइबो डोन की ओर घुमाई। थोड़ा सा अवलोकन करने के बाद वे चौंक गए। उनकी निगाहें शियाओ यान के शरीर पर टिक गईं, जिससे एक मोटी सफेद ज्वाला निकल रही थी, और उन्होंने आश्चर्य से कहा, कितना अजीब है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस व्यक्ति की ऊर्जा कुछ जानी पहचानी सी है। तुम्हें भी ऐसा ही एहसास हुआ था? हरे वस्त्र वाली महिला ने हैरानी से अपनी आंखें झपकाईं। उसने शाओ यान को गौर से देखा और कहा, अभी अभी मैंने अपना भेष इसलिए उजागर किया क्योंकि उसके शरीर पर कुछ जानी पहचानी सी ऊर्जा थी। हालांकि मैं बहुत से शक्तिशाली लोगों के संपर्क में आ चुकी हूँ, इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि यह ऊर्जा किससे मिलती जुलती है। उसके शरीर पर जो सफेद रंग की ज्वाला है वह स्वर्गीय ज्वाला होनी चाहिए, है ना? बस मुझे यह नहीं पता कि यह किस प्रकार की है। छी छी, कितना भाग्यशाली है। 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट ने आश्चर्य से कहा। जी हाँ, ये सचमुच एक प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला है। उसकी शक्ति अत्यंत भयावह है। मेरी 10,000 लकड़ी की जेल का उस पर कोई असर नहीं होता। हरे वस्त्रधारी महिला ने सिर हिलाते हुए गहरी आवाज में कहा। ही जियामा साम्राज्य में आए हुए मुझे कई साल हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति सचमुच प्रकट होगा। 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट ने मुस्कुराते हुए थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। ठीक है, अब ये सब बकवास बंद करो। यहाँ इतना हंगामा मचाने के बाद मुझे डर है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के लोग और जियामा साम्राज्य के राजपरिवार का वो बूढ़ा दानव कुछ भांप चुके हैं। अगर हम इसे और लंबा खींचते रहे तो उनके आने पर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हरे वस्त्रधारी महिला ने गंभीर स्वर में कहा। ठीक है, मुझे पता है। कितनी लंबी चौड़ी बातें करने वाली महिला है। 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट ने अपनी विशाल पूंछ को थोड़ा सा हिलाया और तुरंत कुछ खेद के साथ कहा, लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। असल में मैं रानी मेडुसा को प्रतियोगिता के लिए ढूंढना चाहता था। किसने सोचा होगा कि उसका विकास वास्तव में विफल हो गया। आह, कितनी सुंदर स्त्री थी। ये स्पष्ट था कि वह केवल इसी सम्राट के लिए प्रकट हुई थी। बाहिया, ऐसे रोमांटिक ख्यालों में मत पड़ो। क्या तुम भूल गए कि पिछली बार उसने तुम्हें कितनी बुरी तरह पीटा था? हरे कपड़े पहनी महिला ने आंखें घुमाईं और बेबसी से कहा, हे, मुझे उसकी हिंसा बहुत पसंद है। 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट ने अपना विशाल सिर हिलाया और जोर से हंसते हुए कहा, ठीक है। तुम उस लड़की को लेकर पहले निकल जाओ। मैं उन्हें रोकूंगा। 10 मिनट बाद हम पुरानी जगह पर मिलेंगे। अरे, सावधान रहो, वे दोनों साधारण लोग नहीं हैं। हरे वस्त्र पहने महिला ने सिर हिलाकर याद दिलाया। उसकी पीठ पर लगे पंख धीरे से फड़फड़ाए और वह दूर क्षितिज की ओर उड़ गई। निश्चिंत रहें, अगर उड़ने की गति की तुलना की जाए तो डो हुआंग वर्ग में कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट ने दूर खड़ी हरे वस्त्रधारी महिला की ओर अपनी पूंछ लहराई और गर्व से हंसा। तुम जाना चाहते हो? उसे पीछे छोड़कर हरे वस्त्र पहने महिला को तेजी से भागते देख शियाओ यान का चेहरा उतर गया। उसने अपने बैंगनी बादल के पंखों को धीरे से फड़फड़ाया और तेजी से आगे बढ़ा। ही तुम्हारा प्रतिद्वंदी मैं हूं। ऊपर से शियाओ यान को अपने पास से उड़ते हुए देखकर 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट ने ठहाका लगाया।
उसके 8 पंख एक साथ फड़फड़ाए और उसका विशाल शरीर तुरंत उस रास्ते पर प्रकट हो गया जिस पर शियाओयान उड़ रही थी। उसकी विशाल सर्प पूंछ अचानक घूमी। उसमें समाहित भयानक शक्ति ने अंतरिक्ष में एक प्रकार का विकृत सा एहसास पैदा कर दिया। सर्प की पूंछ की भयावह शक्ति को भांपते हुए शियाओयान का चेहरा बदल गया। उसने सीधे उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। उसने तेजी से अपना शरीर मोड़ा और उससे बच निकला। हमले से बचने के बावजूद उसका पीछा करने का इरादा अधूरा रह गया। धिक्कार है, बूढ़े हाय, हमला करो, शियाओयान ने धीरे से बड़बड़ाया। 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट के बार बार होने वाले हमलों से बचते हुए उसने अपना सिर घुमाया और हाइबोडोन की ओर चिल्लाया। मुझे थोड़ी देर के लिए उसे रोकने में मदद करो, हाइबोडोन गंभीर चेहरे के साथ धीरे से बोला। उसने हाथों से कुछ मुद्राएं बनाई। उसकी आस्तीनें थोड़ी कांपी और अचानक उसके शरीर से ठंडी हवा निकली। पल भर में पूरा इलाका ठंडी हवा से घिर गया। ठंडी हवा की तीव्रता बढ़ने से आसमान से बर्फ की पतली पतली लकीरें गिरने लगीं। कुछ ही देर में तेज हवाएं चलने लगीं। बर्फ तेजी से बर्फ के सफेद टुकड़ों में बदल गई। तेज हवा की लकीरें धीरे धीरे एक भंवर में बदल गईं जो अचानक फैल गया। कुछ ही देर में वह भंवर इतना फैल गया कि 10 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा हो गया। तेज हवा के कड़कने से कई नुकीले बर्फ के टुकड़े बवंडर में जा गिरे। पलक झपकते ही आसमान में अचानक एक सफेद रंग का बवंडर प्रकट हो गया जिसका बाहरी हिस्सा नुकीले बर्फ के टुकड़ों से ढका हुआ था। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बर्फ की ऐसी भयंकर आंधी खड़ी करने के चक्कर में अपनी ताकत के बावजूद हाइबोडोन के माथे पर बहुत सारा ठंडा पसीना जमा होने लगा। शियाओयान, एक तरफ हट जाओ, हाइबोडोंग ने धीमी आवाज में चिल्लाया। जब उसने देखा कि शियाओयान तेजी से एक तरफ हट रहा है तो हाइबोडोंग ने अपनी आस्तीनें लहराईं। एक विशाल बर्फीली आंधी जिसमें तेज हवा के झोंके की गर्जना हो रही थी 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट की ओर बढ़ी। हे, तुम्हारी गति तो जबरदस्त है, लेकिन मैं 6 सितारा डोहुआंग हूँ। तुम्हारी ये 2 सितारा डोहुआंग की ताकत मुझसे कैसे मुकाबला कर सकती है? हा हा, ऊपर से आती बर्फीली लहर को देखते हुए 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट ने जोर से हंसा। उसने अपना विशाल सिर घुमाया और अचानक उसके शरीर से एक काली ज्वाला निकली। इसके बाद वह लगातार निकलती रही और अंत में उसके सिर के ऊपर एक विशाल काली ऊर्जा से बने 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट में समाहित हो गई। अपनी विशाल पूंछ को अचानक झटकते हुए विचित्र काले रंग की ज्वाला से पुनर्तः एकत्रित 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट ने हिंसक रूप से विस्फोट किया। उसमें एक अत्यंत भयावह शक्ति थी और वह सफेद रंग के बर्फीले बवंडर से जोरदार रूप से टकराया। टकराव के क्षण में जिस स्थान पर दोनों चीजें संपर्क में आईं, वह चकनाचूर हो गया और उसमें छोटी छोटी काली रंग की दरारें पड़ गईं। टकराना, सफेद और काले रंग की 2 अलग अलग प्रकार की भयानक ऊर्जाएं एक क्षण के लिए आमने सामने रहीं और फिर अचानक आकाश में विस्फोट हो गया। इस तीव्र ऊर्जा विस्फोट की ध्वनि 1 किलोमीटर दूर तक भी हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। जिस क्षण विस्फोट हुआ, विस्फोट बिंदु से ऊर्जा तरंगों का एक घेरा फैल गया और उसने हाइबोडोंग और 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट दोनों को एक ही समय में हिला दिया, जिससे उन्हें तेजी से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हा हा, जिस तरह से तुम धन लुटाते हो, भले ही तुम डोहुआंग हो, तुम शायद इसे केवल कुछ ही बार प्रदर्शित कर पाओगे, है ना? हाइबोडोंग को देखते हुए जिसके चेहरे पर कुछ ठंडा पसीना उभर रहा था, 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट ने जोर से हंसा। ऑक्टेन ब्लास्ट। उसकी हंसी पूरी तरह थमने से पहले ही उसकी विशाल त्रिकोणीय आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसके शरीर पर मौजूद गहरे काले शल्क अचानक और अजीब तरह से कस गए। शल्कों के नीचे से हल्के काले रंग की एक अजीब सी चिकनाई रिसकर निकली और तेजी से 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट के शरीर को अपने अंदर लपेट लिया। 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट के विशाल शरीर की कमर पर शियाओयान का शरीर अचानक एक पल में प्रकट हुआ। उसकी मुट्ठी, जो एक मोटी सफेद लौ से ढकी हुई थी, अचानक कस गई और बिजली की तरह भयानक बल के साथ नीचे की ओर प्रहार किया। इस क्षण शियाओयान का वह विशाल काला वस्त्र मानो इस्पात की तरह कठोर हो गया था। टकराना, शियाओयान की मुट्ठी 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट के शरीर पर जोर से लगी। हालांकि शियाओयान का चेहरा बेहद विकृत हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने महसूस किया कि 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट का शरीर अचानक एक लोच मछली की तरह चिकना हो गया था। हालांकि शियाओयान की मुट्ठी सांप पर जोरदार प्रहार करती है, लेकिन वह जानवर के शरीर पर मौजूद चिकनी परत पर फिसलती हुई दूर चली जाती है। हालांकि इस प्रहार का अधिकांश हिस्सा चूक गया, फिर भी एक छोटा सा हिस्सा 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट के शरीर पर मजबूती से धंस गया। घनी सफेद लौ में निहित उच्च तापमान के कारण जिस छोटे से हिस्से पर मुक्का लगा था, वह सर्प के शल्क से तुरंत सिकुड़ गया। फुफकार, दर्द हो रहा है। उसके शरीर से निकले तीव्र दर्द के कारण 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट का विशाल शरीर अचानक सिकुड़ गया। उसकी विशाल पूंछ अचानक पीछे की ओर घूमी और शाओयान की पीठ पर जोर से टकराई। देखते ही देखते शाओयान रबर की गेंद की तरह हवा में उड़ गया। ग्लग, उसकी पीठ से निकले जबरदस्त बल के कारण शियाओयान ने मुंह भर खून थूक दिया। लड़खड़ाते शरीर को संभालने के लिए उसके पंख तेजी से फड़फड़ाने लगे। आह, ये तो मेरी शक्ति नहीं है। इसे नियंत्रित करना बेहद मुश्किल है। जियाओयान ने अपने होठों के कोने से खून का धब्बा पोंछा और मन ही मन कड़वाहट से हंसा। क्या तुम ठीक हो? हाइबोडोंग उड़कर शियाओयान के पास गया और पूछा। मैं ठीक हूँ, जियाओयान ने सिर हिलाया। उसकी निगाहें कुछ चिंतित थीं और वह दूर क्षितिज की ओर देख रहा था।
जिस दौरान 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट ने उन्हें रोके रखा था, उस हरे वस्त्र वाली महिला ने तब तक भागती रही जब तक उसकी परछाई भी दिखाई नहीं देने लगी। हम क्या करें? हालांकि वह हमें मार नहीं सकता, लेकिन उसकी ताकत से हमें रोकना मुश्किल नहीं लगता। हाइबोडोंग ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, इस साथी की आत्मीयता संयोगवश मेरी आत्मीयता को रोक रही है। उसके पूरे शरीर पर मौजूद शल्कों में एक भयानक सुरक्षा कवच है। अगर तुमने अभी स्वर्गीय ज्वाला का सहारा न लिया होता, तो शायद उस मुके का उस पर कोई खास असर न होता। शाओ यान ने अपने दांत कसकर भींच लिए, उसकी सांसें थोड़ी तेज चल रही थीं। हम दोनों के पास वो भयानक और विनाशकारी शक्ति वाली दो तकनीकें नहीं हैं। अगर हम उसे हराना चाहते हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हाइबो डोंग ने आह भरी। शाओ यान चुप रहा। हड्डी कंपा देने वाली ज्वाला याओ लाओ की थी, इसलिए शाओ यान का उस पर नियंत्रण याओ लाओ जितना लचीला नहीं था। इसके अलावा जिस आध्यात्मिक शक्ति ने उसे एक दो हुआंग से लड़ने में सक्षम बनाया था, वह भी पूरी तरह से याओ लाओ की थी। इन सब बातों का शाओ यान से कोई लेना देना नहीं था। उसने तो बस एक माध्यम की भूमिका निभाई थी। ऑक्टेन ब्लास्ट का भी 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट पर कोई खास असर नहीं हुआ। तब जियाओ यान के पास एकमात्र गुप्त हथियार बचा था, वह था डी श्रेणी की 2 तकनीक, ज्वाला विभाजन सुनामी। शियाओ यान ने अपनी हथेली धीरे से अपने कंधे पर रखी और उसकी उंगली उसकी पीठ पर रखी बर्फीली ठंडी काली रंग की विशाल रूलर को छू गई। हालांकि जैसे ही वह इस आखिरी छिपे हुए कार्ड का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था, उसकी नजर अचानक उसके बाएं हाथ पर बनी हड्डी कंपा देने वाली ज्वाला पर रुक गई। उसका दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। एक पल की खामोशी के बाद एक अजीब सा पागलपन भरा विचार धीरे धीरे बिना किसी रोक टोक के उसके दिल की गहराइयों से उठने लगा। शायद ये और भी भयावह होगा।